हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एफजेड क्लासेस। तो गाइस आज आता है 27 ऑफ फेब और है संडे। आज हम पूरे वीक के करंट अफेयर को रिवाइज करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला आर्टिकल है इंडिया यूएई वर्चुअल समिट, यानी कि अभी क्या हुई है, इंडिया और यूएई के बीच में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से वर्चुअल समिट देखने को मिली है। यह आर्टिकल हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम इंडिया यूएई के टोटल रिलेशन देखेंगे, इकोनॉमिक, कल्चरल, डेवलपमेंट, टेक्नोलॉजी के बिहाफ पर सारे हम उनके क्या देखेंगे, रिलेशन देखेंगे। ये आर्टिकल हमारे CS पेपर 2 में इंटरनेशनल रिलेशन से इम्पोर्टेंट है। न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि रिसेंटली क्या हुई है, वर्चुअल समिट हुई है इंडिया और यूएई के बीच में। सितंबर 2021 में भी एक वर्चुअल समिट हुई थी इंडिया और यूएई के बीच में, कि वो क्या कर सकें, नेगोशिएशन कर सकें किसके साथ, CEPA के साथ, यानी कि सेपा के साथ, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट के साथ। देख सकते हैं आप मैप में, ये यूएई आपको सऊदी अरब के ईस्ट में देखने को मिलेगा और इसके इसमें आपको हमारा महान भारत देखने को मिलेगा। ये इंडिया यूएई के कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट हुआ है न्यू दिल्ली में 18 फरवरी 2022 में। ये आपको पीयूष गोयल साहब हमारे दिख रहे हैं और ये यूएई के मिनिस्टर आपको दिख रहे हैं, और ये साइड में आपको इंडिया और यूएई का फ्लैग दिख रहा है। देख लेते हैं इसके बीच में क्या हुआ है, कि हाईलाइट्स यानी कि डिस्कशन क्या हुआ है इस मीटिंग में। सबसे पहले डिस्कशन हुआ है कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, यानी कि उन्होंने इशू करा है एक जॉइंट विजन स्टेटमेंट। एडवांस करेंगे हम इंडिया और यूएई के किस चीज़ को, कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को। न्यू फ्रंटायर न्यू बिल्डिंग से बनाएंगे, न्यू माइलस्टोन बनाएंगे दोनों के बीच में। स्टेटमेंट एस्टेब्लिश करता है एक रोड मैप फ्यूचर के लिए, दोनों कंट्रीज़ के लिए, इंडिया और यूएई के लिए, कि वो फोकस करेंगे अपने एरियाज़ पर और अपने आउटकम्स पर। द शेयर ऑब्जेक्टिव टू प्रमोट न्यू ट्रेड हमारा प्रमोट होगा, दोनों कंट्रीज़ का इन्वेस्टमेंट एंड इनोवेशन क्या होगी, प्रमोट देखने को मिलेगी। डिफेंस एंड सिक्योरिटी में देख लेते हैं, दोनों ने क्या करा है, एग्रीड करा है हम बढ़ाएंगे अपने मैरीटाइम कोऑपरेशंस को, कंट्रीब्यूट करेंगे मेंटेनेंस ऑफ पीस में, पीस बढ़ाएंगे और सिक्योरिटी बढ़ाएंगे अपने रीजन में, खासकर इंडो पैसिफिक रीजन में। रीफ्रेम्ड जॉइंट कमिटमेंट टू फाइट अगेंस्ट एक्सट्रीमिज्म के हम क्या करेंगे, फाइट करेंगे अगेंस्ट टेररिज्म के, और इंक्लूडिंग क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म इन ऑल फॉर्म एट बोथ रीजनल एंड इंटरनेशनल लेवल। देख लेते हैं क्लाइमेट एक्शन और रिन्यूएबल एनर्जी पर भी दोनों ने क्या करा है, डिस्कस करा है कि हम सपोर्ट करेंगे आपस में दोनों कंट्रीज़ को क्लीन एनर्जी इमिशन की तरफ, एंड इस्टेब्लिश करेंगे एक जॉइंट हाइड्रोजन टास्क फोर्स, जिसमें क्या हो, हम फोकस करें किस चीज़ पर, न्यू टेक्नोलॉजी के अंदर और ग्रीन हाइड्रोजन के अंदर। मैं आपको बताता हूँ कैसे ग्रीन हाइड्रोजन बनता है। ये एक आप क्या लेंगे, फ्लास्क का लेंगे, इसमें पानी डालेंगे और पानी से क्या होगा, इलेक्ट्रोलिसिस उसमें डालेंगे, उससे क्या होगा, हाइड्रोजन अलग हो जाएगा और H2O अलग हो जाएगा। इससे हम हाइड्रोजन यानी कि ग्रीन हाइड्रोजन को यूज़ कर सकें, वो क्या होता है, उसमें पॉल्यूशन नहीं होता। दोनों क्या करेंगे, अपना एमर्जिंग टेक्नोलॉजी यानी टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देंगे, कोऑपरेशन करेंगे क्रिटिकल टेक्नोलॉजी पर, म्यूचुअल प्रमोट करेंगे किस चीज़ को, ई बिजनेस को और ई पेमेंट सॉल्यूशन को, और प्रमोट करेंगे स्टार्टअप्स को दोनों कंट्रीज़ के द्वारा। देख लेते हैं दोनों क्या करेंगे, एजुकेशन कोऑपरेशन करेंगे। दोनों ने क्या करा है, एग्रीड करा है कि हम क्या करेंगे, इंडिया का एक इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी क्या होगा, यूएई में भी खुलेगा। हेल्थ कोऑपरेशन देख लेते हैं। हेल्थ कोऑपरेशन पर दोनों ने क्या करा, डिस्कस करा है कि हम रिसर्च, प्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट ऑफ रिलीफ पे क्या करेंगे, वैक्सीन्स वगैरह पर क्या करेंगे, दोनों कोऑपरेट करेंगे आपस में। फूड सिक्योरिटी में देख लेते हैं, दोनों ने क्या करा है, हम बढ़ाएंगे अपने रिसाइलेंस एंड रिलेबिलिटी ऑफ फूड सप्लाई चेन्स को, यानी कि अच्छे से क्या हो सके, दोनों कंट्रीज़ के बीच में सप्लाई हो सके। दोनों ने और क्या क्या डिसाइड किया है, एक्सपेंड करेंगे अपने कोऑपरेशन किसके अंदर, बायलैटरल फूड के अंदर, एग्रीकल्चर ट्रेड के अंदर, और प्रमोट करेंगे अपनी स्ट्रेंथन करेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर को, लॉजिस्टिक सर्विसेज को, कनेक्टिंग फार्म, जिससे क्या होगा, फार्म पोर्ट्स पर जा सके और वो फिर फाइनल डेस्टिनेशन पर यूएई में जा सके। देख लेते हैं दोनों क्या करेंगे, स्किल्स कोऑपरेशन अपनी बढ़ाएंगे, स्किल डेवलपमेंट करेंगे, अपनी मार्केट को एनहेंस करेंगे, यानी कि मार्केट को भी बढ़ाएंगे, जिससे क्या हो सके, चेंज ला सकें दोनों कंट्रीज़ में फ्यूचर ऑफ वर्क में। दोनों ने अभी क्या करा है, अपना इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करा है और दोनों ने अपने आप क्या करा है, कॉन्ग्रेचुलेशन करा है। इंडिया ने क्या करा, अपना 75th एनिवर्सरी ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस सेलिब्रेट करा है और यूएई ने 50th ईयर ऑफ यूएई फाउंडेशन को सेलिब्रेट किया है। दोनों के बीच में अभी क्या हुआ है, सेपा हुआ है, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। ये एक सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट है दोनों साइड के बीच में। सेपा को फर्दर हम क्या करेंगे, इससे क्या करेंगे, ट्रेड और इन्वेस्टमेंट क्या होंगे, हमारे अच्छे देखने को मिलेंगे। प्लास्टिक, एग्रीकल्चर, फूड प्रोडक्ट, ऑटोमोबाइल, इंजीनियरिंग, फार्माकोटिकल्स के एरिया में भी हम क्या करेंगे, दोनों को सपोर्ट करेंगे आपस में। ये डील कब हुई थी, कि हम क्या करेंगे, 10 लाख जॉब्स प्रोवाइड कराएंगे यंग पीपल्स को दोनों कंट्रीज़ में। ओपन करेंगे अपने ब्रॉडर अफ्रीकन एंड एशियन मार्केट इंडिया के लिए। सेपा क्या करेंगे, हम इंक्रीज़ करेंगे अपना बायलैटरल ट्रेड। करंट लेवल में हम क्या कर रहे हैं, 60 बिलियन का ट्रेड कर रहे हैं यूएई के साथ, अब हम 100 बिलियन का ट्रेड करेंगे नेक्स्ट 5 ईयर के लिए यूएई के साथ।
सैपा देखा, जैसे हम देख लेते हैं सैपा क्या होता है। जैसे फिर दोनों इंडिया और यूएई के बीच में एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट हुआ, इसमें क्या होता है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट लगता है। सैपा के अंदर बहुत सारी क्या होते हैं, इंडिया अगर किसी के अंदर एक्सपोर्ट कर रहा है तो उस पर ड्यूटी और टैरिफ वगैरह लगाएगा। अब लेकिन अगर जिसके साथ सैपा हो जाता है तो उसमें क्या होते हैं, ड्यूटी और टैरिफ वगैरह नहीं लगते। इसको क्या बोलते हैं, सैपा बोलते हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया, एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट आपको देखने को मिलेगा जिसके अंदर नेगोशिएट करती हैं दोनों कंट्रीज़ द ट्रेड इन सर्विस एंड इन्वेस्टमेंट के अंदर, और किस चीज़ के अंदर, कस्टम्स, कोऑपरेशन, कॉम्पिटिशन, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के अंदर। पार्टनरशिप एग्रीमेंट और कोऑपरेशन एग्रीमेंट आर मोर कॉम्प्रहेंसिव द फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से यह ज़्यादा अच्छा है सैपा। सैपा ऑल्सो लुक्स लाइक into the regulatory aspect of the trade and encompass an agreement covering the regulatory issues। और इंडिया ने सैपा किस किस के साथ साइन कर रखा है, साउथ कोरिया और जापान के साथ। करंट स्टेटस यानी कि करंट रिलेशन कैसे हैं इंडिया और यूएई के बीच में। इंडिया और यूएई अपने इंजॉय कर रहे हैं किस चीज़ को, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स ऑफ फ्रेंडशिप को, बेस्ड ऑफ एज ओल्ड कल्चर के बिहाफ पर, रिलीजन्स के बिहाफ पर, इकोनॉमिक टाइज के बीच में दोनों कंट्रीज़ में। ये जो रिलेशनशिप फ्लैग ये इंडिया के मर्ज हुए थे एच शेख जैद बिन सुल्तान अल नहीम जो रूलर थे अबू धाबी के, जब से ही 1966 से आपको इंडिया के और यूएई के रिलेशन अच्छे देखने को मिलेंगे। पॉलिटिकल रिलेशन देख लेते हैं। 2019 में यूएई ने क्या करा था, हमारे प्राइम मिनिस्टर को एक हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड से नवाजा था जिसका नाम था जायद मेडल। इंडियन प्राइम मिनिस्टर विजिट करे थे यूएई में अगस्त 2015 में, जो कि बिगिनिंग ऑफ ए न्यू कॉम्प्रहेंसिव स्ट्रेटेजिक का क्या थी, बिगिनिंग देखने को मिलेगी। देख लेते हैं इकोनॉमिक रिलेशन कहते हैं, जैसे मैंने बताया 60 बिलियन का अब क्या कर रहे हैं हम यूएई से एक्सपोर्ट यानी कि ट्रेड कर रहे हैं। अब क्या करेंगे, 100 बिलियन का करेंगे 2019-20 में, आफ्टर चाइना और यूएस के बाद। यूएई एक सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर देखने को मिलेगा इंडिया का, जिसमें क्या करते हैं हम 29 बिलियन क्या करेंगे 2019-20 में हम इससे ट्रेड कर चुके हैं। कल्चरल रिलेशन क्या देख लेते हैं, टू नेशन शेयर हिस्टोरिकल टाइज क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं, रेगुलरली कल्चरल एक्सचेंज बोथ एट ऑफिशियल एंड पॉपुलर लेवल्स। देख लेते हैं इंडियन कम्युनिटी कितनी देखने को मिलेगी यूएई में, आपको 2.6 मिलियन इंडियन कम्युनिटी आपको यूएई में देखने को मिलेगी, 2.6 मिलियन से भी ज़्यादा। तो गाइस नेक्स्ट आर्टिकल है, इसरो ने क्या करा है, अभी लॉन्च करा है अपना व्हीकल। ये आर्टिकल हमारा जीएस पेपर 3 में साइंस एंड टेक से और डिफेंस से इंपॉर्टेंट है। न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि अभी क्या करा है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने यानी कि इसरो, जो कि प्राइड है इंडिया का, इसरो यानी कि बहुत डीआरडीओ और इसरो क्या है इंडिया का प्राइड देखने को मिलेंगे। इन्होंने लॉन्च किया है एक अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट EOS-4, जिसमें क्या करा है 2 अदर स्मॉल सैटेलाइट्स हम स्पेस में भेजेंगे PSLV के माध्यम से। ये 54th फ्लाइट होगी PSLV रॉकेट की। अब देख लेते हैं क्या होता है लॉन्च व्हीकल सैटेलाइट। लॉन्च व्हीकल हम जब भी कोई सैटेलाइट को लॉन्च करते हैं तो रॉकेट के माध्यम से करते हैं। रॉकेट एक पावरफुल प्रोपल्शन सिस्टम आपको देखने को मिलेगा जो जनरेट करता है ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी, जो कि रिक्वायर्ड होती है किस चीज़ से, कि हम अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल को क्या कर सकें, टैकल कर सकें, और फिर उसके क्या कर सकें, हम अपनी सैटेलाइट को स्पेस में भेज सकें। सैटेलाइट एक क्या कर सकता है, ये जो लॉन्च व्हीकल है सैटेलाइट को ले जा सकता है, एक या दो सैटेलाइट को भी ले जा सकता है। इंस्ट्रूमेंट दैट डू नॉट द साइंटिफिक वर्क फॉर विच दे आर सेंट इनटू द स्पेस, देयर ऑपरेशनल लाइफ समटाइम्स एक्सटेंड अप टू डिकेड्स, बट रॉकेट्स और लॉन्च व्हीकल बिकम अनलेस आफ्टर द लॉन्च, यानी कि जब भी हम किसी सैटेलाइट को स्पेस में भेजते हैं तो क्या होता है, रॉकेट वहीं के वहीं बस्ट हो जाता है। सैटेलाइट चली जाती है लेकिन रॉकेट वहीं के वहीं बस्ट हो जाता है, जिसकी वजह से वो क्या हो जाता है, वहाँ पर स्पेस में कूड़ा बन जाता है। देख सकते हैं इमेज। 1957 में हमारी अर्थ ऐसी थी, 2005 में इसके साइड में क्या हो गया, कूड़ा हो गया, बहुत कूड़ा कचरा हो गया रॉकेट की वजह से। रॉकेट वहीं पे क्या हो जाता है, बस्ट हो जाता है। 2018 में ऐसी देखने को मिली इसकी कंडीशन, और अनुमान लगाया जा रहा है, इसरो ने प्रेडिक्शन करा है कि 2030 में कुछ ऐसा स्पेस देखने को मिलेगा। जो कूड़ा हो जाता है स्पेस में उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम डेब्रिस बोलते हैं। और कौन कौन से टाइप्स के लॉन्च व्हीकल हैं हमारे पास, तो लोअर अर्थ ऑर्बिट है हमारे पास। सेवरल सैटेलाइट्स नीड टू बी डिप्लॉयड ओनली इन द लोअर अर्थ ऑर्बिट। बहुत सारी सैटेलाइट्स क्या होती हैं, सिर्फ लोअर अर्थ किस में जाती हैं, ऑर्बिट में जाती हैं, जो कि स्टार्ट होता है अर्थ से 180 किलोमीटर दूर और 2000 किलोमीटर तक। मोस्ट ऑफ द अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, कम्युनिकेशन सैटेलाइट सारी इसमें क्या जाती हैं। इंटरनेशनल स्पेस सैटेलाइट भी लोअर अर्थ ऑर्बिट में जाते हैं, जिसको हम लियो बोलते हैं। अब हायर ऑर्बिट में देख लेते हैं। हायर ऑर्बिट में कौन कौन सी जाती है, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट जाती है, जो कि अर्थ से 36,000 किलोमीटर दूर तक जा सकती है। फॉर सच स्पेस मिशन मच पावरफुल रॉकेट्स हमको इसके लिए क्या है ज़रूरत है। देख लेते हैं, 2 सैटेलाइट हम छोड़ सकते हैं किस पे, एक तो नॉर्थ पोल, एक तो पोल पर, और एक क्या छोड़ सकते हैं, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, जिसको हम GSLV बोलते हैं।
ये पोल पर जो छोड़ते हैं हम वो क्या कितने जा सकती है, 180 किलोमीटर से 2000 किलोमीटर अर्थ के अराउंड घूम सकती है। और जो ये स्टेशनरी ऑर्बिट होती है, ये सैटेलाइट होती है, वो क्या होती है, वो सिर्फ क्या करती है, हमारे इंडिया को टैकल करती है, यानी कि इंडिया पर वो करती है, इंडिया को नेविगेट करती रहती है। देख लेते हैं, ये है सारा नक्शा अर्थ का, जैसे मैंने बताया। लोअर किस में जाती है, सिर्फ पोलर में जाती है। और जियो स्टेशनरी ये 36,000 किलोमीटर आपको दूर देखने को मिलेगी। देख लेते हैं PSLV और GSLV में क्या फ़र्क है। PSLV थोड़ा सा छोटा होता है GSLV से, और इसमें क्या होते हैं, इसमें इसके बूस्ट भी थोड़े से क्या होते हैं, GSLV के स्ट्रॉन्ग देखने को मिलेंगे PSLV से। कौन कौन से लॉन्च व्हीकल हैं जो आज तक क्या करें इसरो ने यूज़ करें, तो सबसे पहला है सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल जो इसरो ने बनाया था, जिसको हम SLV बोलते थे। इसके बाद इसरो ने क्या बनाया है, ऑगमेंटिंग सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, जिसको हम ASLV भी बोलते हैं। SLV और ASLV दोनों क्या कर सकते थे, स्मॉल सैटेलाइट ले जा सकते थे जिनका वजन क्या हो, 150 किलो हो सिर्फ। ASLV ऑपरेट किया गया था 1990 में, बिफोर PSLV हमारे पास, जिससे पहले आया था। देख लेते हैं हमारे पास क्या है। PSLV है एक मोस्ट रिलायबल रॉकेट है इसरो के पास आज तक, जिससे क्या कर चुके हैं हम 54th फ्लाइट आज तक भेज चुके हैं। ये सक्सेसफुली इसने लॉन्च किए थे 2 स्पेस क्राफ्ट, जिसमें है चंद्रयान 1 इन 2008 एंड मार्स ऑर्बिट स्पेस क्राफ्ट 2013 में। फिर लेटर क्या करा है इसने, बहुत सारे मून्स पर और मार्स पर भी अपने प्रोजेक्ट भेजे PSLV ने। और अभी क्या करा है, 3 सैटेलाइट भेजी हैं ES4, और वो 3 सैटेलाइट क्या करी हैं अभी PSLV ने भेजी हैं। फिर उसके बाद हमारे पास आता है GSLV, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, जो मोर पावरफुल रॉकेट है, जिसका मतलब है क्या, हम हैवियर सैटेलाइट किस में ले जा सकते हैं, स्पेस में ले जा सकते हैं। ये कितने वजन तक सैटेलाइट ले जा सकता है, 10,000 किलो तक की ये किलोग्राम तक की सैटेलाइट ले जा सकता है लोअर अर्थ ऑर्बिट में। ये इंडिजीनियसली डेवलप किया था क्रायोजेनिक अपर स्टेज पर, यानी कि इसको क्या बोला गया था, 3rd स्टेट ऑफ GSLV मार्क सेकंड। देख लेते हैं क्या है, मैंने जैसे बताया था पहले, GSLV मार्क फर्स्ट और मार्क सेकंड, ये देख सकते हैं आप, ये हमारे पास है। बिफोर दिस इट इज़ यूज डिपेंड होने, हम इससे पहले किस पे थे, यूरोपियन एरिनल लॉन्च व्हीकल पर हम इससे पहले क्या थे, डिपेंड थे। फिर जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट आया तो हम क्या होने लगे, अपने बलबूते पर क्या भेजने लगे, स्पेस में सैटेलाइट भेजने लगे। अब क्या हो रही है, फ्यूचर के लिए एक लॉन्च व्हीकल और आ रहा है, रॉकेट रीयूजेबल रॉकेट, फ्यूचर रॉकेट जिसको हम बोलते हैं। इससे क्या हो गया, फ्यूचर रॉकेट्स आर मेंट टू बी एन रीयूजेबल, ओनली ए स्मॉल पार्ट ऑफ रॉकेट वुड बी डिस्ट्रॉय। तो सिर्फ थोड़ा सा पार्ट क्या होगा, स्पेस में डिस्ट्रॉय होगा, और सारा का सारा रॉकेट को हम क्या कर सकते हैं, दोबारा यूज़ कर सकते हैं एक किसी सैटेलाइट को लॉन्च करने में। ये क्या होगा, बल्क ऑफ इट वुड बी री एंटर कर जाएगा, एटमॉस्फेयर में वापस आ जाएगा, एंड लैंड वेरी मच लाइक एरोप्लेन की तरह ये क्या होगा, वापस आ जाएगा। इससे क्या हमारे बेनिफिट होंगे, रीयूजेबल रॉकेट क्या होगा, कट डाउन करेगा हमारी कॉस्ट को, यानी कि पैसा कम लगेगा, जबकि रॉकेट हमारा इसको हम क्या कर सकते हैं, रीयूज़ कर सकते हैं। एनर्जी हमारी क्या बचेगी, बच जाएगी एनर्जी हमारी। और बहुत सारा क्या होगा, जो डेब्रिस होता है स्पेस में, वो क्या होगा, बहुत सारा कम देखने को मिलेगा। फुल्ली रीयूजेबल रॉकेट होगा। अभी तक हमने क्या करा है, फुल्ली रीयूजेबल रॉकेट्स को हमने डेवलप नहीं करा, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, रीयूजेबल रॉकेट पर काम कर रहे हैं। देख लेते हैं, हमने बहुत सारे अभी मैंने जैसे पढ़े हैं, हमने क्या कर रहे हैं, SSLV पढ़ा है, PSLV पढ़ा है, GSLV पढ़ा है, SLLV पढ़ा है, और अभी हमने क्या पढ़ रहे हैं, हम रीयूजेबल रॉकेट, फ्यूचर रॉकेट हम पढ़ रहे हैं। इसरो ने क्या करा है, डेवलप करा है रीयूजेबल रॉकेट, जिसको हम RLV-TD बोलते हैं, रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजी डेमोस्ट्रेटर, जो क्या करेगा, एक सक्सेसफुल करेगा टेस्ट फ्लाइट 2016 में जिसने की है। आर्टिकल है रिजर्व फॉरेस्ट। ये आर्टिकल हमारा GS पेपर 3 में फॉरेस्ट रिसोर्सेज एंड GS पेपर 1 में फॉरेस्ट से इंपॉर्टेंट है। न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि अभी दिल्ली गवर्नमेंट ने क्या करा है, नोटिफाई करा है कि हम जो साउथ दिल्ली है उसके 2 विलेजेस को क्या करेंगे, रिजर्व फॉरेस्ट डिक्लेयर करेंगे, जो क्या देगा, उन्हें एक लीगल स्टेटस देगा। ये नोटिफाइड कैसे होता है, किस चीज़ के अंडर होता है, सेक्शन 20 डिक्लेरेशन ऑफ रिजर्व फॉरेस्ट ऑफ इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927। ये आर्टिकल हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज हम इसमें क्या करेंगे, फॉरेस्ट की टाइप्स, फॉरेस्ट के कैटेगराइज्ड, हर चीज़ फॉरेस्ट के बारे में जानेंगे। तो देख लेते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट। सबसे पहला होता है रिजर्व फॉरेस्ट। रिजर्व फॉरेस्ट क्या है, मोस्ट रिस्ट्रिक्टेड फॉरेस्ट है। इसके अंदर क्या होते हैं, इसके कानून, रेगुलेशन, रूल्स एंड रेगुलेशन बहुत हार्ड होते हैं इसके। एंड ये किसके द्वारा टैकल किया जाता है, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा ये कॉन्स्टिट्यूटेड किया जाता है। ऑन एनी फॉरेस्ट लैंड और वेस्ट लैंड विच इज़ प्रॉपर्टी ऑफ द गवर्नमेंट। इन रिजर्व फॉरेस्ट में क्या होता है, लोकल पीपल भी इसमें क्या होते हैं, प्रोहिबिटेड होते हैं, यानी कि नहीं जा सकते, अनलेस जब तक कि स्पेसिफिकली अलाउड बाय फॉरेस्ट ऑफिसर, जब तक कि उन्हें क्या कर दे, स्पेसिफिकली अलाउड ना करते, इन द कोर्स ऑफ द सेटलमेंट। प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट देख लेते हैं, ये भी स्टेट गवर्नमेंट के एम्पावर्ड में आते हैं। टू कॉन्स्टिट्यूट एनी लैंड अदर देन रिजर्व फॉरेस्ट आर प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट।
ऐसे फॉरेस्ट जो रिजर्व फॉरेस्ट से अलग होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट बोलते हैं। अवर विच द गवर्नमेंट हैज़ प्रायोरिटी राइट्स, गवर्नमेंट उनके ऊपर क्या बना सकती है, राइट्स बना सकती है। और गवर्नमेंट के पास क्या पावर है कि इशू कर सकती है कोई भी रूल्स और रेगुलेशन उन फॉरेस्ट के रिगार्डिंग। देख लेते हैं, पावर हैज़ बीन यूज टू एस्टेब्लिश स्टेट कंट्रोल ओवर ट्रीज पर भी अपनी पावर दिखा सकती है स्टेट गवर्नमेंट, हुज टिम्बर पर भी, फ्रूट पर भी और अदर नॉन वुड प्रोडक्ट्स पर भी हैव रिन्यू रेजिंग पोटेंशियल्स। देख लेते हैं, क्या मैंने अभी बताया कि 3 टाइप्स के होते हैं, तो थर्ड टाइप कौन सा है फॉरेस्ट का, अनक्लास फॉरेस्ट। ये क्या है, ये वेस्टलैंड की तरह होते हैं जो बिलोंग करते हैं दोनों गवर्नमेंट से, यानी कि प्राइवेट भी हो सकते हैं और ये कम्युनिटीज़ के भी हो सकते हैं किसी के। हेयर इसमें क्या होती है, कोई रूल्स और रेगुलेशन इतने हार्ड नहीं होते, बट बिकॉज ऑफ द इनएक्सिबिलिटीज़ एंड होस्टल टेरेन नोबडी कैन ईजिली मेक यूज़ ऑफ दैम, यानी कि कोई आसानी से इनका यूज़ नहीं कर सकता। अब देख लेते हैं इंडिया के मैप में कौन कौन से फॉरेस्ट ही कहाँ कहाँ देखने को मिलेंगे। रिजर्व फॉरेस्ट आपको ये येलो कलर का दिख रहा होगा, है ग्रीन कलर का, इसमें क्या होंगे, रिजर्व फॉरेस्ट होंगे, इसमें हमारा यूपी भी आता है जिसमें हम रहते हैं। प्रोटेक्टिव फॉरेस्ट आपको राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलेंगे ज़्यादा। ये अनक्लास फॉरेस्ट आपको नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में देखने को मिलेंगे और इधर थोड़े से गुजरात में देखने को मिलेंगे। देख लेते हैं रिजर्व फॉरेस्ट और प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट क्या होते हैं। रिजर्व फॉरेस्ट विच प्रोड्यूस जो कमर्शियल वैल्यूएबल टिम्बर लाइक देवदार एंड साल को क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। लेकिन प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट क्या होते हैं, ये फॉरेस्ट इनमें प्रोड्यूस नहीं हो सकता नॉन कमर्शियल वुड। देख लेते हैं हाउ आर फॉरेस्ट कैटेगराइज बेस्ड ऑन रेनफॉल पर वो कैसे कैटेगराइज होते हैं फॉरेस्ट, उन्हें देख लेते हैं। सबसे पहला होता है ट्रॉपिकल एवरग्रीन एंड सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट, ये आपने सुना होगा। ये फॉरेस्ट फाउंड होते हैं वेस्टर्न स्लोप ऑफ वेस्टर्न घाट, यानी कि वेस्टर्न घाट जो है इंडिया का वेस्ट साइड, उसमें क्या होते हैं, ये फाउंड होते हैं। वेस्टर्न घाट हिलीज एरिया ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में भी आपको देखने को मिलेंगे। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में भी आपको ये देखने को मिलेंगे। ये फाउंड होते हैं वार्म एंड ह्यूमिड एरियाज में विद एनुअल प्रेसिपिटेशन ओवर 200 सेंटीमीटर आपको यहाँ रेन देखने को मिलेगी। अब देख लेते हैं एंड मीन एनुअल टेम्परेचर आपको 22 डिग्री से सेल्सियस से ज़्यादा देखने को मिलेगा। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट वेल स्ट्रेटिफाइड होते हैं विद लेयर क्लोजर टू द ग्राउंड, यानी कि इनकी क्या होती है, लेयर ग्राउंड से जुड़ी होती है और कवर होते हैं झाड़ियों से, सब से या फिर क्रेपर से। विद शॉर्ट स्ट्रक्चर ट्रीज फॉलोड बाय टॉल वेराइटी ऑफ ट्रीज आपको यहाँ देखने को मिलेंगे, बड़े बड़े पेड़ देखने को मिलेंगे। इन वाले फॉरेस्ट में क्या होता है, ट्रीज रीच ग्रेट हाइट, ट्रीज 60 मीटर से भी ऊपर हाइट पर आपको देखने को मिलेंगे। नॉट डेफिनाइट टाइम फॉर ट्रीज टू शीट देयर लीव्स, यानी कि यहाँ पतझड़ का कोई टाइम नहीं होता। फ्लावरिंग एंड फ्रूटेशन एज सच दीज फॉरेस्ट अपीयर ग्रीन ऑल द ईयर अराउंड, यानी कि हमेशा क्या होते हैं, हरे भरे रहते हैं। देख लेते हैं सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट फाउंड होते हैं लेस रेनी पार्ट्स ऑफ दिस रीजन, यानी कि जहाँ कम बारिश होती है वहाँ पर क्या देखने को मिलेंगे, सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट। ऐसे फॉरेस्ट क्या होते हैं, मिक्सचर ऑफ एवरग्रीन एंड मोस्ट डिसीडियस ट्रीज के आपको देखने को मिलेंगे। अब देख लेंगे ट्रॉपिकल डिसीडियस फॉरेस्ट, ये मोस्ट वाइड स्प्रेड फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे इंडिया में, यानी कि बहुत फैले होते हैं दूर दूर तक। दे आर ऑल्सो कॉल्ड इन मानसून फॉरेस्ट भी कहते हैं। ये स्प्रेड होते हैं हमारे रीजन जहाँ पर क्या होती है, रेनफॉल 70 to 200 सेंटीमीटर देखने को मिलेगी। ऑन द बेसिस ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर पे आपको देखने को मिलेंगे। दिस फॉरेस्ट आर फर्दर डिवाइडेड, इन फॉरेस्ट को भी फर्दर डिवाइड किया गया है किस चीज़ में, मॉइस्ट एंड ड्राई डिसीडियस। माउंटेन फॉरेस्ट नाम से समझ में आ रहा होगा क्या है, माउंटेन से रिलेटेड है, माउंटेनियस एरिया में ही होते हैं। यह माउंटेनियस एरिया में आप जानते हैं क्या होता है, टेम्परेचर कम होता है विद इंक्रीजिंग एल्टीट्यूड, जैसे एल्टीट्यूड बढ़ जाती है लीड्स टू द कोरस्पॉन्डिंग चेंज इन नेचुरल वेजिटेशन में भी चेंज आ जाता है। माउंटेन फॉरेस्ट को 2 चीज़ में क्लासीफाई किया गया है, एक तो नॉर्दर्न माउंटेन फॉरेस्ट एंड साउदर्न माउंटेन फॉरेस्ट, जो आपको वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट में देखने को मिलेंगे। अब देख लेते हैं इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट और डिसीडियस फॉरेस्ट। जैसे मैंने बताया ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट ये फाउंड होते हैं ऐसे एरिया में जहाँ पर 200 सेंटीमीटर की आपको रेनफॉल देखने को मिलेगी और उससे भी ज़्यादा। और ये वाले फॉरेस्ट क्या होते हैं, एवरग्रीन एंड दे डू नॉट शीट देयर लीव्स, यानी कि अपने पतझड़ इनमें कोई इलाका, पतझड़ का इनमें कोई सीजन नहीं होता। ये फॉरेस्ट सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरला, अंडमान निकोबार आइलैंड, असम एंड वेस्ट बंगाल में देखने को मिलेंगे। इनके इंपॉर्टेंट ट्रीज क्या हैं, रबर है, मोहोगैनी है, एबोनी है, रोजवुड है, कोकोनट है, बैम्बो है, चिकोना है एंड कैंडीज इनके देखने को मिलेंगे ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। अब देख लेते हैं डिसीडियस फॉरेस्ट। डिसीडियस फॉरेस्ट आपको ऐसे एरिया में देखने को मिलेगा जहाँ पर 100 to 200 सेंटीमीटर एनुअल रेनफॉल देखने को मिलेगी। ये ट्रीज क्या होते हैं, फॉरेस्ट ड्रॉप देयर लीव्स ड्यूरिंग द स्प्रिंग एंड एवरी, यानी कि अर्ली समर में ये क्या होते हैं, अपने पतझड़ इनमें आ जाता है।
ये फॉरेस्ट आपको हिमालयन रीजन में, पंजाब में, असम में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में, तमिलनाडु और केरला में देखने को मिलेंगे। इंपॉर्टेंट ट्रीज देख लेते हैं, जैसे सैंडलवुड का, रोजवुड का, कुसुम का, पैलेस का, आंवला का, बड़ुक का और बम्बो का, इस पर आपको ट्रीज देखने को मिलेंगे। देख लेते हैं ट्रॉपिकल डिसिडियस फॉरेस्ट, देखा हम जैसे भी हमने देखा। अब देख लेते स्वाम्प फॉरेस्ट क्या होते हैं। ये फॉरेस्ट आपको अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में देखने को मिलेंगे और डेल्टा में देखने को मिलेंगे। किसके डेल्टा में? गंगा एंड ब्रह्मपुत्र के डेल्टा में। अदर एरियाज ऑफ द सिग्निफिकेंस आर महानदी और गोदावरी कृष्णा के डेल्टा पे भी आपको देखने को मिलेंगे, जिसको हम केजी डेल्टा भी बोलते हैं। सम ऑफ दीज फॉरेस्ट आर डेंस, ये फॉरेस्ट क्या होते हैं? डेंस होते हैं और इम्पेनेट्रेबल होते हैं। ओनली लिमिटेड नंबर ऑफ प्लांट्स इनके अंदर होते हैं। ये क्या होते हैं? रूट्स दैट कंसिस्ट ऑफ सॉफ्ट टिश्यूज सो दैट द प्लांट कैन ब्रीथ इन द वाटर, यानी कि वाटर में भी क्या होते हैं? ये हो जाते हैं, वाटर में भी क्या कर सकते हैं? प्लांट ये सांस ले सकते हैं। इसके अंदर कौन कौन से आते हैं ट्रीज? पाइन्स के आते हैं, मैंग्रोव, डेट्स के आते हैं, पाम्स एंड बेटेड वुड के आते हैं। देख सकते हैं आप मैंग्रोव, ये पानी के आधा पानी के बाहर है, आधा क्या है? पानी के अंदर है। ये जब भी सांस ले सकता है, पानी के आसपास भी ये हो सकते हैं। अब देख लेते हैं कि स्टेटिस पोर्शन क्या होता है, कि ये देख सकते हैं आप, ये इंडिया में क्या कहाँ कहाँ क्या है? स्वाम्प फॉरेस्ट है, माउंटेन फॉरेस्ट है, ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट है। देख लेते हैं आप, ये स्वाम्प फॉरेस्ट आपको सुंदरबन डेल्टास और उड़ीसा और तमिलनाडु में थोड़ा सा रेड रेड पोर्शन दिख रहा होगा, आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। माउंटेन फॉरेस्ट आपको कहाँ देखने को मिलेंगे? ये JNK वाले एरिया में और थोड़ा सा अरुणाचल प्रदेश में माउंटेन फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे। ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट आपको कहाँ देखने को मिलेंगे? ये आपको राजस्थान वगैरह में देखने को मिलेंगे, राजस्थान और गुजरात में। ट्रॉपिकल डिसोडियस फॉरेस्ट आपको ये सेंटर वाले इस एरिया में देखने को मिलेंगे। अब देख लेते हैं लास्ट कौन सा है, ट्रॉपिकल एवरग्रीन एंड सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट आपको कहाँ देखने को मिलेंगे? ये केरला में और थोड़ा सा यहाँ वेस्ट बंगाल में देखने को मिलेंगे। अब देख लेते हैं स्टैटिक पोर्शन। अकॉर्डिंग टू द इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 में जो आई थी, फॉरेस्ट एंड ट्री कवर इंडिया में क्या है? कंट्री में कंटिन्यू है, क्या हो रहे हैं? इंक्रीज हो रहे हैं। द एडिशनल कवर ऑफ 1540 स्क्वायर किलोमीटर का क्या हो रहा है? 2 साल से इंक्रीज देखने को मिला है फॉरेस्ट में। मध्य प्रदेश हैज़ द लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर इन कंट्री, फॉलोड बाय अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एंड महाराष्ट्र। मध्य प्रदेश में आपको सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे। स्टेट के पास किन के पास हाईएस्ट इंक्रीज है फॉरेस्ट का? जैसे तेलंगाना में बहुत ज़्यादा फॉरेस्ट है, आंध्र प्रदेश में और उड़ीसा में बहुत ज़्यादा फॉरेस्ट है। लेकिन जिनके पास क्या है? फॉरेस्ट कम है, ऐसे 5 स्टेट्स हैं, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम एंड नागालैंड। इनके पास क्या है? बहुत फॉरेस्ट कम आपको देखने को मिलेंगे। तो गाइस नेक्स्ट आर्टिकल है तारापुर मैसेक्रे ऑफ बिहार। जैसे जलियांवाला बाग मैसेक्रे अमृतसर में हुआ था, ऐसे क्या है? तारापुर मैसेक्रे ऑफ बिहार है। देख लेते हैं न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि बिहार के चीफ मिनिस्टर ने क्या अनाउंस किया है कि हम 15 फरवरी को एक कमेमोरेटेड एज शहीद दिवस मनाएंगे इन द मेमोरी ऑफ 34 फ्रीडम फाइटर, जो वहाँ पर क्या हुए थे? तारापुर में पुलिस के द्वारा मार दिए गए थे। नो सब डिवीजन ऑफ ए बिहार मंगर, जिस चीज़ को क्या हो चुके हैं? 19 ईयर्स हो चुके हैं। तारापुर मैसेक्रे क्या था? एक बिगेस्ट कैरिड था, जो ब्रिटिश पुलिस ने क्या कर दिया था? जलियांवाला बाग के बाद जो हुआ था अमृतसर में 1919 में, उसके बाद बहुत सारे लोकल पीपल्स को क्या हुई थी? उन पर ओपन फायरिंग कर दी थी। क्या हुआ था तारापुर इंसिडेंट में? ऑन 15 फरवरी 1932 में एक ग्रुप ऑफ यंग फ्रीडम फाइटर्स ने क्या करा? हम प्लान किया कि हम क्या करेंगे? अपने इंडियन फ्लैग को होस्ट करेंगे एक थाना भवन इन तारापुर में। पुलिस ने क्या हुआ है? पुलिस को इसकी क्या हुई? इस प्लान की भनक पड़ गई, जिससे क्या हुए? बहुत सारे ऑफिसर्स वहाँ पर चले गए स्पॉट पर। लगभग 4000 स्ट्रॉन्ग क्राउड ने क्या करा? पत्थरबाजी करी पुलिस पर। फिर बहुत सारे क्या हुए? सिविल के एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफिसर भी इंजर हुए, जिसके अंदर पुलिस ने क्या करा? ओपन फायरिंग क्राउड पर कर दी। जब क्या हुए? कम से लमसम 75 राउंड हुए, जिसमें क्या हुए? 34 जवान क्या हुए? मारे गए। एवन थ्रो देयर वर क्लेम्स ऑफ एन एवन लार्जली नंबर ऑफ डेथ्स, ये बताया जा रहा है कि बहुत सारी डेथ्स वहाँ पर हुई थी। लमसम 13 वहाँ पर आइडेंटिफाइड डेथ्स देखी गई हैं। क्यों हुआ था ये प्रोटेस्ट? व्हाट ट्रिगर्ड द प्रोटेस्ट? क्योंकि क्या हुआ था गाइस? 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव एंड राजगुरु को लाहौर में क्या कर दिया था? हैंगिंग कर दी थी, उनको फांसी दे दी थी। सेंट ए वे ऑफ ए ग्रीफ एंड एंगर अराउंड दी कंट्री, क्या था? कंट्री के अंदर गुस्सा था। फॉलोड द कोलैप्स ऑफ गांधी इरविन पैक्ट, गिर गया था, फेल मार गया था। महात्मा गांधी को क्या हुआ था? अरेस्ट कर लिया था 1932 में, इसलिए क्या थे? यंग जवान बहुत गुस्से में थे। कांग्रेस पार्टी को क्या डिक्लेयर कर दिया था कि इलीगल ऑर्गेनाइजेशन है, और नेहरू पटेल को क्या, और राजेंद्र प्रसाद को क्या कर दिया था? जेल में डाल दिया था। इन मंगर फ्रीडम फाइटर श्री कृष्णा सिंह, ये सब नाम है, इन्हें क्या कर दिया था? अरेस्ट कर लिया गया था। और फिर क्या हुई? कांग्रेस की तरफ से कॉल आई कि सरदार
शार्दुल सिंह कविश्वार टू रेज द ट्राई कलर आवर गवर्नमेंट के उन्होंने कॉल करी क्या करो, जो हमारा फ्लैग है उसको क्या करो गवर्नमेंट बिल्डिंग पे फहराओ। देख लेते हैं ये सब हमने देखा। तारापुर मैसेकर आप देख सकते हैं न्यूज़ में क्यों है, क्या है इसका ऑनरिंग, क्या है इसकी। तो गाइस नेक्स्ट आर्टिकल है इंटरनेशनल एपिलेप्सी डे। क्या हुआ है, ये आर्टिकल हमारा जीएस पेपर 2 में हेल्थ से इंपॉर्टेंट है। न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि अभी क्या हुआ है, सेकंड मंडे को क्या करते हैं हम फरवरी में एवरी ईयर ऑब्जर्व करते हैं इंटरनेशनल एपिलेप्सी डे। अभी हम समझेंगे एपिलेप्सी क्या होता है। एंड दिस ईयर क्या हुआ था, सेलिब्रेट हुआ था 14 फरवरी को 2022 में। ये डे क्यों मनाया जाता है, क्योंकि क्या करें हम यंग पीपल के अंदर अवेयरनेस फैला सकें, उन्हें एजुकेट कर सकें इस सच्चाई के बारे में कि एपिलेप्सी क्या है, बहुत खतरनाक बीमारी है, उसका ट्रीटमेंट होना चाहिए, उसकी बेटर केयर होनी चाहिए, उसकी ग्रेटर इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए उसके रिसर्च पर। अब देख लेते हैं की पॉइंट्स क्या हैं एपिलेप्सी के लेकर। एपिलेप्सी एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है जिसके अंदर क्या होता है ब्रेन की एक्टिविटी बिल्कुल ठप हो जाती है, बिकम्स अबनॉर्मल कॉजिंग सीजरस यानी कि ठप सा हो जाता है ब्रेन एक समय के लिए, और ये अनयूजुअल आपको देखने को मिलेगा। अनयूजुअल बिहेवियर हो जाता है किसी का, सेंसेशन एंड समटाइम लूज ऑफ अवेयरनेस यानी कि जागरूकता बिल्कुल खत्म हो जाती है। एपिलेप्सी डिफाइन किया जाता है हैविंग 2 और मोर अनप्रोविक्ड सीजनर्स। ये एपिलेप्सी आपको बहुत पुरानी बीमारी देखने को मिलेगी, लमसम 4000 BC में भी ये थी। अराउंड 50 मिलियन पीपल्स क्या हुए हैं वर्ल्ड वाइड एपिलेप्सी से उत्पीड़ित हैं, मेकिंग इट वन ऑफ द मोस्ट कॉमन न्यूरोलॉजिकल डिसीज ग्लोबली आपको देखने को मिलेगी। इंडिया में लमसम 60 लाख पीपल इससे क्या है एपिलेप्सी से पीड़ित हैं। एनी वन कैन डेवलप एपिलेप्सी यानी कि किसी में भी हो सकती है एपिलेप्सी, बट इट इज़ एन मोर कॉमन इन यंग चिल्ड्रन में और ओल्डर एडल्ट्स में आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी। इसके कोई क्या है, इसकी कोई क्योर नहीं है एपिलेप्सी के लिए, लेकिन इस डिसऑर्डर को क्या करा जाता है मैनेज किया जा सकता है मेडिकेशन से एंड अदर स्ट्रेटेजी से। 2019 में एक रिपोर्ट आई थी एपिलेप्सी ए पब्लिक हेल्थ इम्परेटिव वाज रिलीज बाय द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने रिपोर्ट जारी की थी। देख लेते हैं फर्स्ट ग्लोबली रिपोर्ट आई थी एपिलेप्सी पर, समराइज किया गया था उसमें अवेलेबिलिटी एविडेंस ऑन बर्डन ऑफ एपिलेप्सी एंड पब्लिक हेल्थ रिस्पॉन्स रिक्वायर्ड ग्लोबल रीजनल एंड नेशनल लेवल पर हमें क्या है अवेयरनेस फैलाने की ज़रूरत है एपिलेप्सी को लेकर। देख सकते हैं इसमें क्या हो जाता है लॉस ऑफ कंसेनियस एंजाइटी स्टारिंग्स एंड वीकनेस में बहुत ज़्यादा आ जाती है एपिलेप्सी में। देख सकते हैं ये क्यों होती है, क्योंकि हम क्या कर लेते हैं बहुत ज़्यादा ड्रग्स ले लेते हैं, फ्लैशिंग लाइट्स यानी कि बहुत ज़्यादा टीवी कंप्यूटर्स या मोबाइल को देख लेते हैं जिसकी वजह से ये देखने को मिलेगी। ग्लूकोज का लेवल बॉडी में कम हो जाता है जब ये देखने को मिलेगी। लेक ऑफ स्लीप यानी कि नींद की वजह से नींद की कमी से भी देखने को मिलेगी। देख लेते हैं इसमें क्या कर सकते हैं, इसमें क्या कर सकते हैं एक हेल्पलाइन नंबर है उसको कॉल कर सकते हैं 10177, और इसके अंदर क्या हो जब भी किसी को तो उसको क्या करें उसको लिटाएं जिससे क्या हो उसको वॉमिटिंग हो और उसको कुछ खाने पीने को ना दें। व्हाट बिहेवियर्स कैन ट्रिगर इज सीजियर्स यानी कि इसमें मेडिकेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है जब ये टैकल हो सकती है। हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एफजेड क्लासेस। तो गाइस आज है तारीख 23 फेब और है वेडनेसडे। आज की तारीख से कुछ इंपॉर्टेंट करंट की न्यूज़ को एनालाइज करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला आर्टिकल है प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट अमेंडमेंट रूल्स 2022। यह आर्टिकल हमारा जीएस पेपर 3 में हेल्थ से इंपॉर्टेंट है। न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि अभी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने अनाउंस किया है कि प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट अमेंडमेंट रूल्स लाए गए हैं 2022 के लिए। अमेंडमेंट जब भी किसी चीज़ में होता है तो उससे पहले कोई एक्ट बनता है, तो किस वाले एक्ट से ये अमेंडमेंट लाए गए हैं, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016 से। इस चीज़ को नोटिफाई किया है, इंस्ट्रक्शन दिए हैं इस चीज़ को लेकर एक्सटेंडेड करेंगे प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर प्लास्टिक पैकेजिंग के लिए। ये जो प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016 है इसमें अमेंड हुआ है टू फास्ट ट्रैक द एलिमिनेशन ऑफ सिंगल यूज़ प्लास्टिक का हम क्या करेंगे एलिमिनेशन करेंगे और प्रमोट करेंगे कोई अदर अल्टरनेटिव्स को। द टर्म एक्सटेंडेड प्रोसीजर रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब है कि जो प्रोड्यूसर है प्लास्टिक को बनाने वाला जो प्रोड्यूसर है वही स्टार्टिंग से लेके एंड तक क्या होगा प्लास्टिक की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा कि वो इन्वायरमेंट में क्या करे पॉल्यूशन ना करे। देख लेते हैं व्हाट आर द प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016 क्या थे। तो ये मैंडेट्स क्या था कि जो जनरेटर है प्लास्टिक वेस्ट का वो क्या करे ऐसे स्टेप्स ले जिसमें क्या हो सके प्लास्टिक की जो जनरेशन है उसको क्या कर सके वो मिनिमाइज़ कर सके, ऑफ प्लास्टिक वेस्ट प्रिवेंट कर सके लिटरिंग ऑफ प्लास्टिक वेस्ट एंड इंश्योर कर सके सेग्रीगेट स्टोरेज ऑफ वेस्ट एट सोर्स अमंग देयर मेजर्स। द रूल्स ऑल्सो मैंडेट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ लोकल बॉडीज ग्राम पंचायत वेस्ट जनरेटर रिटेलर्स एंड स्ट्रीट वेंडर्स टू मैनेज प्लास्टिक वेस्ट। ये सब के लिए लाए गए थे।
अब देख लेते हैं क्या होता है। ये एक डाटा है इंडिया का। 55 से 65 मैट्रिक टन क्या होती है म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट जनरेट होती है एनुअली प्लास्टिक। 3.3 मैट्रिक टन प्लास्टिक वेस्ट जनरेट होती है एनुअली। 9200 टन प्लास्टिक वेस्ट जनरेट होती है डेली। 43% शेयर ऑफ मैन्युफैक्चर्ड प्लास्टिक यूज फॉर पैकेजिंग मोस्ट इज ए सिंगल यूज। 11 किलो एवरेज एनुअल पर कैपिटा कंजप्शन होती है प्लास्टिक की। ये 2018 और 19 का डेटा है। देख लेते हैं लाइफ साइकिल क्या होती है प्लास्टिक की। जो प्लास्टिक बैग होता है पॉलीथीन जिसमें हम सामान लाते हैं उसकी लाइफ कितनी होती है 20 ईयर्स। जो कॉफ़ी कप होता है उसकी लाइफ कितनी होती है 30 ईयर्स, यानी कि वो डिकम्पोज नहीं होता, बायोडिग्रेडेबल नहीं होता, वो पॉल्यूशन माइक्रो न्यूट्रिएंट्स फैलाता रहता है अपने। जो प्लास्टिक स्ट्रॉ होता है जिससे हम ड्रिंक वगैरह करते हैं उसकी लाइफ होती है 200 ईयर्स। जो 6 पैक्स प्लास्टिक बैग्स होते हैं उनकी लाइफ होती है 400 ईयर्स। अब देख लेते हैं प्लास्टिक वाटर बोतल जो होती है उनकी लाइफ होती है 450 ईयर्स। कॉफ़ी पॉट जो होती है उनकी लाइफ होती है 500 ईयर्स। प्लास्टिक कप जो होते हैं उनकी लाइफ होती है 450 ईयर्स। डिस्पोजल डाइपर जो होते हैं उनकी लाइफ होती है 500 ईयर्स। और प्लास्टिक जो टूथब्रश हम करते हैं उसकी लाइफ होती है 500 ईयर्स। देख लेते हैं 9 रीज़न टू रिफ्यूज़ सिंगल यूज़ प्लास्टिक। ये बनते तो फॉसल फ्यूल से ही, और फॉसल फ्यूल क्या होते हैं हमेशा क्या करते हैं हमारे इन्वायरमेंट को पॉल्यूशन करते हैं, क्लाइमेट चेंज बढ़ाते हैं। इस वजह से क्या लाए गए हैं इसमें अमेंडमेंट लाए गए हैं कि प्लास्टिक को प्रोड्यूस करेगा वही क्या होगा रिस्पॉन्सिबल होगा एंड तक कि प्लास्टिक क्या करे एनवायरमेंट में कोई भी पॉल्यूशन ना करे। देख लेते हैं प्रोविजंस क्या हैं नई रूल्स को लेकर। प्लास्टिक क्या होती है, प्लास्टिक को 3 तरीके से क्लासीफाई किया गया है। सबसे पहला है कैटेगरी 1 जिसमें रिजिड प्लास्टिक आपको देखने को मिलेगी। रिजिड प्लास्टिक क्या होती है, जो हम बोतल होते हैं जिसमें हम पानी पीते हैं वो रिजिड प्लास्टिक होती है। और देख सकते हैं हम रिजिड प्लास्टिक क्या हुआ, रिजिड प्लास्टिक की पैकेजिंग यानी कि मार्केट बहुत बढ़ रही है इस टाइम पे, ग्रोइंग एट 4.3% 4.9% 2021 से 28 तक आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी रिजिड प्लास्टिक। दूसरी कैटेगरी होती है फ्लेक्सिबिलिटी प्लास्टिक, यानी कि इसमें कौन कौन सी आती हैं, प्लास्टिक सीट, कैरी बैग्स, प्लास्टिक सेचेंट और पाउचेज इसमें क्या होते हैं आते हैं। कैटेगरी 3 आपको मल्टी लेयर्ड प्लास्टिक देखने को मिलेगी जिसके अंदर 2 लेयर होती है प्लास्टिक की। एक तो लेयर होती है प्लास्टिक की, दूसरी लीस्ट 1 लेयर होती है मटेरियल की जो प्लास्टिक से थोड़ा हल्का होता है, विल बी इंक्लूडेड इन दिस कैटेगरी में होता है। कैटेगरी 4 होती है प्लास्टिक सीट लाइक यूज फॉर पैकेजिंग एज वेल एज इन कैरी बैग्स, इनको क्या बोलते हैं कंपोस्टेबल प्लास्टिक भी बोलते हैं। अब देख लेते हैं क्या होता है कंपोस्टेबल प्लास्टिक। ये देख सकते हैं आप कंपोस्टेबल लीव्स नो माइक्रो प्लास्टिक्स। ये क्या होती है कंपोस्टेबल प्लास्टिक, वो प्लास्टिक होती है जो कोई भी माइक्रो प्लास्टिक्स नहीं छोड़ती, यानी कि एनवायरनमेंट के फ्रेंडली होती है, इतना पोल्यूटेंट नहीं करती एनवायरनमेंट, इतना पोल्यूशन नहीं करती। कैन बी पुट ए कंपोस्ट बिन और ग्रीन ऑर्गेनिक बिन में हम इसको डाल सकते हैं। डिग्रेडेबल और बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक ये होती है जो कम्प्लीटली डिजॉल्व नहीं होती नेचर के अंदर, वो कुछ माइक्रो प्लास्टिक्स अपने अंदर छोड़ देती है जो कि हमारे एनवायरनमेंट को ख़राब कर देते हैं। प्लास्टिक पैकेजिंग देख लेते हैं। रीयूज और रिजिड प्लास्टिक मटेरियल हैज़ बिन मैंडेट इन द गाइडलाइंस में बताया गया है कि क्या करें हम रिजिड प्लास्टिक के पैकेजिंग को रीयूज़ करें। एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी सर्टिफिकेट बनाया जाएगा जिसमें प्रोड्यूसर की क्या होगी रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक्सटेंड किया जाएगा। अलाउ फॉर सेल, उसको ही सिर्फ अलाउ किया जाएगा सेल के लिए, एंड परचेज ऑफ सरप्लस एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी सर्टिफिकेट जिसके पास होगा। दिस विल सेटअप, ये सेटअप करेगा मार्केट मैकेनिज्म फॉर प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट के लिए। सेंट्रलाइज एक ऑनलाइन पोर्टल बनाया जाएगा जिसके अंदर क्या होगा एस्टेब्लिशिंग करेंगे एक सेंट्रलाइज ऑनलाइन पोर्टल जो कि कौन हैंडल करेगा, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड CPCB। 31 मार्च 2022 तक प्लास्टिक वेस्ट प्रोसीजर और प्लास्टिक पैकिंग वेट क्या होगा ओनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी में होगा। इट देख लेते हैं अब क्या होगा, एक एनवायरमेंटल कंपनसेशन देना पड़ेगा। अगर कोई प्लास्टिक प्रोड्यूसर प्लास्टिक का रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता तो उसको क्या होना देना पड़ेगा, एनवायरमेंटल कंपनसेशन देना पड़ेगा। पोल्यूटर पेज प्रिंसिपल देगा विद रिस्पेक्ट टू नॉन फुलफिलमेंट ऑफ एन EPR टारगेट बाय प्रोड्यूसर्स। EPR टारगेट के उसके द्वारा क्या हो रहा है फुलफिल नहीं किया जा रहा है तो उसको क्या देना पड़ेगा, कुछ कंपनसेशन देना पड़ेगा इन्वायरमेंट के वर्क के लिए। इसकी एक कमेटी बनाई गई थी जिसने इस चीज़ को रिकमेंड किया है। कमेटी कॉन्स्टिट्यूट बाय CPCB ने एक कमेटी बनाई थी जिसके चेयरपर्सन CPCB के ही चेयरपर्सन होंगे, जिसके अंदर एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी गाइडलाइंस आई हैं। इसके फ़ायदे क्या हैं, व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ द गाइडलाइंस। ये प्रमोट करेगा एक डेवलपमेंट ऑफ न्यू अल्टरनेटिव्स बनेगा हमारे लिए प्लास्टिक्स का, और प्रोवाइड कराएगा एक रोड मैप फॉर बिजनेस टू मूव टूवर्ड्स सस्टेनेबल प्लास्टिक पैकेजिंग। द गाइडलाइंस प्रोवाइड ए फ्रेमवर्क टू स्ट्रेंथन करेगा हमारी सर्कुलर इकोनॉमी। सर्कुलर इकोनॉमी क्या होती है, जिसके अंदर इकोनॉमी जो डिपेंड्स होती है रीयूज़ पर, शेयरिंग, रिपेयर, रिफर्बिशमेंट,
रीमैन्युफैक्चरिंग एंड रिसाइकलिंग ऑफ रिसोर्सेज पर जो इंडस्ट्री क्या होती है डिपेंड होती है, वही क्या होती है सर्कुलर इकोनॉमी से उसको क्या होगा स्ट्रेंथन मिलेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है किस चीज़ को कम करने के लिए, पॉल्यूशन को कम करने के लिए ड्यू टू लेटेड प्लास्टिक वेस्ट जो कंट्री में हमारे हो रही है। इंडिया जनरेट करता है 3.4 मिलियन टन्स ऑफ प्लास्टिक वेस्ट ईयरली। देख लेते हैं इनिशिएटिव्स कौन से चलाए हैं हमारी सरकार ने प्लास्टिक को वेस्ट को कर्ब करने के लिए। सबसे पहला है स्वच्छ भारत मिशन, दूसरा है इंडिया प्लास्टिक पैक्ट, तीसरा है प्रोजेक्ट रिप्लान, चौथा है अनप्लास्टिक कलेक्टिव, और पांचवा है गोलीटर पार्टनरशिप प्रोजेक्ट। तो गाइस नेक्स्ट आर्टिकल है लेप्रोसी। लेप्रोसी एक बीमारी है जिसमें क्या होते हैं स्किन के ऊपर रेड से पेचेस आ जाते हैं। ये आर्टिकल हमारे जीएस पेपर 2 में हेल्थ से इम्पोर्टेंट है। देख लेते हैं न्यूज़ में क्यों है। अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट रिपोर्ट ने बताया है लेप्रोसी जो है इंडिया से क्या हुआ है थोड़ा सा कम हुआ है पेंडेमिक के दौरान, एंड इट्स इंश्योरिंग रिकमेंडेशन ऑफ सोशल डिस्टेंसिंग, और ये लॉकडाउन की वजह से हुआ है। 62% से क्या हुई है इसमें गिरावट देखने को मिली है अप्रैल और सितंबर 2020 में। कौन कौन से स्टेट में इसकी गिरावट देखने को मिली है? आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, बिहार एंड मध्य प्रदेश में। देख लेते हैं लेप्रोसी क्या होता है। ये प्रीलिम्स से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लेप्रोसी क्या होता है? ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। लेप्रोसी को हम दूसरा नाम जो बैक्टीरिया की वजह से होता है उसको बोलते हैं माइकोबैक्टीरियम लेप्रे। ये क्या है? इंपॉर्टेंट है। विच इज़ एन एसिड फास्ट रोड शेप्ड बैक्टीरियस आपको देखने को मिलेगा। इसको हम क्या बोलते हैं? और इसका दूसरा नाम क्या है? हैंसेंस डिसीज़ भी हम इसको बोलते हैं। वन ऑफ द ओल्डेस्ट डिसीज़ है ये। 600 BCE में भी क्या थी। वन ऑफ द ओल्डेस्ट डिसीज़ आपको देखने को मिलेगी। ये एंशिएंट हिस्ट्री में भी थी। इट वॉज वेल रिकॉग्नाइज्ड इन एन ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन ऑफ चाइना, इजिप्ट एंड इंडिया की जो ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन, मेसोपोटामिया की सिविलाइजेशन, उसमें भी ये क्या थी? लेप्रोसी आपको देखने को मिलेगी। एरियाज ऑफ इन्फेक्शन आपके क्या क्या हैं इसमें? स्किन पर आ जाते हैं, पेरिफेरल नर्वस, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्स एंड लाइनिंग ऑफ एन नोज के ऊपर लाइनिंग से आती हैं। इट इज़ ए डिसीज दैट लीव्स एन टेरिफिंग इमेज इन इट्स वेक ऑफ एन म्यूटिलेशंस, रिजेक्शंस एंड एक्सक्लूशंस फ्रॉम द सोसाइटी। मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है इसका? देख सकते हैं आप, एक पीपल है जिसको क्या है लेप्रोसी है, अगर वो क्या करेगा एयरबोर्न अपने ड्रॉपलेट्स क्या करेगा एनवायरनमेंट में छोड़ देगा, तो दूसरा व्यक्ति अगर कोई आएगा और उन ड्रॉपलेट्स को कर लेगा कंज्यूम कर लेगा तो उसको भी क्या हो सकती है? हो सकती है कॉन्टैक्ट टू कॉन्टैक्ट है, यानी कि किसी के भी कॉन्टैक्ट में जिसको लेप्रोसी है आप अगर आएंगे तो लेप्रोसी आपको भी हो सकती है। ये किसी भी एज में हो सकती है। ये है इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन। सिम्टम्स क्या क्या हैं इसके? रेड पैचेस पड़ जाते हैं स्किन पर, स्किन लेशन सी हो जाती है, नम्बनेस इन आर्म्स हैंड्स एंड लेग्स, उलेरेस ऑन द सोल्स ऑफ फीट, मसल वीकनेस और एक्सेसिव वेट लॉस आपको इसमें देखने को मिलेगा। इसका क्या है? मसल वीकनेस एंड एक्सेसिव वेट लॉस देखने को मिलेगा। लॉन्ग इंक्यूबेशन पीरियड है इसमें, यानी कि 3, 4, 5 साल में तो इसको पता चलता है कि किसको क्या है लेप्रोसी है। डॉक्टर भी इसको डिटेक्ट जल्दी से नहीं कर पाते, इसलिए ज़्यादा खतरनाक है। क्योर क्या है? लेप्रोसी एक क्यूरेबल है विद द कम्बिनेशन ऑफ एन ड्रग्स नोन एज एन मल्टी ड्रग थेरेपीज में होती है, उससे क्या है क्यूरेबल है। सरकार हमारे इसको टैकल करने के लिए कौन कौन से स्टेप उठा रही है? सबसे पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या करा था? लेप्रोसी कंट्रोल प्रोग्राम चलाया था 1955 में, जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1970 में मल्टी ड्रग थेरेपी भी यूज़ की थी। दूसरा, वर्ल्ड बैंक ने सपोर्ट किया था नेशनल लेप्रोसी एलिमिनेशन प्रोजेक्ट को, जो 1993 से 94 में शुरू हुआ था। तीसरा है नेशनल लेप्रोसी इरेडिक्शन प्रोग्राम चलाया गया था 2005 में जनवरी में। चौथा है नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2002 चलाया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, जिसमें एक गोल करा गया था कि हम क्या करेंगे लेप्रोसी को एलिमिनेट करेंगे। लेकिन क्या हुआ? ये बिल्कुल ख़त्म नहीं हुआ। इसके क्या हुए हैं? अब केस रिड्यूस होने को मिले हैं। तो गाइस नेक्स्ट आर्टिकल है स्टेटहुड डे बनाया है मिजोरम ने अपना। देख लेते हैं न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने क्या करा है, विशेष दी है वहाँ के पीपल को कि मिजोरम ने क्या करा अपना 36 स्टेटहुड डे बनाया है 20 फरवरी को। मिजोरम के बारे में जान लेते हैं। मिजोरम कब फॉर्मलाइज हुआ था? ये 20 फरवरी 1987 में फॉर्मलाइज हुआ था, जब एक अमेंडमेंट आया था किस चीज़ में? 53rd अमेंडमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 1986। देख लेते हैं इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है। ये आप देख सकते हैं राइट साइड मैप में मिजोरम आपको देखने को मिल जाएगा। मिजोरम से ऊपर आपको मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और असम भी देखने को मिल जाएगा। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देख लेते हैं। मिजो हिल्स एरिया क्या था? पहले क्या था? लुजाई हिल्स के नाम से जाता था, जो कि क्या थी? डिस्ट्रिक्ट थी एक असम के अंदर एट द टाइम ऑफ द इंडिपेंडेंस। फर्दर क्या हुआ? 1954 में इसको रीनेम कर दिया गया मिजो हिल्स डिस्ट्रिक्ट ऑफ असम। मिजो वाज ग्रांटेड द स्टेटस ऑफ यूनियन टेरिटरी बना पहले 1972 में। फिर उसके बाद क्या हुआ? इसने एक मिजो नेशनल फ्रंट साइन किया, जिसके बाद इसको यूनियन टेरिटरी से 1986 में
क्या कर दिया गया, स्टेट पूरा कर दिया गया मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग के द्वारा। जब सेंट्रल गवर्नमेंट ने और MFM-NF के साथ क्या करा, सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक पीस मेमोरेंडम साइन किया, जब इसको क्या करा गया, इसको स्टेट बना दिया गया। देख सकते हैं आप ये मिजोरम। ज्योग्राफिकल लोकेशन क्या है इसकी, इंटरनेशनल बॉर्डर इससे कौन कौन शेयर करता है, म्यांमार और बांग्लादेश। स्टेट बॉर्डर इनसे कौन कौन सेंड करता है, नॉर्थ वेस्ट में त्रिपुरा, नॉर्थ में असम, मणिपुर नॉर्थ ईस्ट में। डेमोग्राफी कैसी है इसकी, मिजोरम की पॉपुलेशन 2022 में आपको देखने को मिलेगी 1.27 मिलियन एंड ये सेकंड लीस्ट पॉपुलस स्टेट है इंडिया में, आफ्टर सिक्किम में आपको सबसे कम पॉपुलेशन देखने को मिलेगी। सेक्स रेशो क्या है इसका, 975 फीमेल पर कितनी है, 100,000 फीमेल आपको देखने को मिलेंगे। लिटरेसी रेट यहाँ का बहुत अच्छा है, 91.58% देखने को मिलेगा। बायोडाइवर्सिटी कैसी है यहाँ की, अकॉर्डिंग टू इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट ने बताया था 2021 में क्या है, यहाँ क्या है, मैक्सिमम फॉरेस्ट कवर परसेंटेज में आपको देखने को मिलेंगे 84% यहाँ पर फॉरेस्ट है, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के सबसे ज़्यादा। स्टेट एनिमल कौन सा है इसका, साजा सैरो आपको देखने को मिलेगा। स्टेट बर्ड आपकी इसको वायु देखने को मिलेगी, जिसको हम ह्यूमे बाटलेन पीसेंट भी बोलते हैं। प्रोटेक्टेड एरिया कौन कौन से यहाँ के, दाम्पा टाइगर रिजर्व, मूललैंड नेशनल पार्क, पैगवपुर पुई नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तवाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। ट्राइबल्स कौन से देखने को मिलेंगे आपको, इट हैज़ द हाईएस्ट कंसंट्रेशन परसेंटेज ऑफ ट्राइबल, यहाँ पर आपको बहुत सारे देखने को मिलेंगे। मीजो के पास क्या है, 5 मेजर्स और 11 माइनर ट्राइबल देखने को मिलेंगे, जिसको हम अवजाई बोलते हैं। 5 मेजर ट्राइबल कौन कौन से यहाँ के, ल्यूशाय, राल्टे, हमेर, पैथे एंड पावी आपको देखने को मिलेंगे। मीजो आर क्लोज नीड सोसाइटी है, जिसमें क्या होता है, बिल्कुल भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता ऑन द बिहाफ ऑफ सेक्स, स्टेटस और रिलीजन। मीजोस क्या है, एग्रीकल्चरिस्ट प्रैक्टिस करते हैं, जूम कल्टीवेशन ये क्या करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। फेस्टिवल एंड डांस देख लेते हैं यहाँ के। मीजो 2 मेन फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं, मीमकुट एंड चपचरकुट। मीमकुट क्या है, एक मेज फेस्टिवल जो कि मेज की कटाई के बाद क्या होता है, अगस्त और सितंबर में आता है। चैप्चरकुट क्या है, एक स्प्रिंग फेस्टिवल है जो कि क्या होता है, जूम ऑपरेशन के बाद, टास्क ऑफ जंगल क्लीनिंग के बाद आता है। द मोस्ट कलरफुल एंड डिस्टिंक्टिव डांस जो है मीजो का वो क्या है, चीरू है। लॉन्ग बम्बो स्टेप्स आर यूज फॉर दिस डांस, लॉन्ग बैम्बो इसके लिए यूज होते हैं। देयरफॉर मैनी पीपल इसको क्या बोलते हैं, बैम्बो डांस बोलते हैं। देख सकते हैं आप पिक्चर में कैसे बैम्बो का यूज होकर ये क्या होता है, डांस होता है। तो गाइस वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और मैंने ये कुछ क्वेश्चन लगाए, इनका आंसर कमेंट में दे। मिसल है, रशिया रिकॉग्नाइजेज रेबल रीजन्स ऑफ यूक्रेन एज इंडिपेंडेंट। ये न्यूज़ में बहुत दिनों से है कि रशिया और यूक्रेन के बीच में क्या चल रहा है, विवाद चल रहा है। अब रशिया ने क्या करा, मंडे नाइट में यूक्रेन के 2 कंट्रीज़ को क्या कर दिया है, रिकॉग्नाइज कर दिया है एक इंडिपेंडेंट नेशन। ये आर्टिकल हमारा जीएस पेपर 2 में इंटरनेशनल रिलेशन से इंपॉर्टेंट है। न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि रशिया रिकॉग्नाइज द यूक्रेन रेबल रीजन इन द ईस्टर्न यूक्रेन। दोनों का नाम क्या है, डोनेत्स्क एंड लुहांस्क, जिन्हें क्या करा है, इंडिया ने रशिया ने इंडिपेंडेंट नेशन घोषित कर दिया है। एज इंडिपेंडेंट एरिया डेस्पाइट कॉल्स फ्रॉम द वेस्ट टू पुट एन एंड टू द टेंशन ड्राइवन बाय द फियर्स दैट रशिया में अटैक यूक्रेन। तो क्या कर दिया है कि अब यूक्रेन पे अटैक नहीं करेंगे, हमने क्या कर दिया है, 2 इंडिपेंडेंस नेशंस वहाँ पर घोषित करती है। देख लेते हैं क्या होता है। दिस मूव्ड दी वे टू प्रोवाइड देम मिलिट्री सपोर्ट मिलेगा इससे उन्हें। ए डायरेक्ट चैलेंज टू द वेस्ट दैट विल फ्यूल फियर्स दैट रशिया कुड इमीडिएटली इन्वेड यूक्रेन। मैप में देख लेते हैं गाइस आप जानते होंगे कि क्या हुआ था, ये आपको ब्लू वाला रीजन नाटो का दिखेगा और ये ऊपर क्या दिखेगा आपको, रशिया का दिखेगा। ये दोनों क्या थे, एक कैसे थे, यूएसएसआर 1991 में जब टूटा, ये क्या हो गए, यूएस और ये सब चीज़, ये जो यूरोपियन यूनियन है ये क्या हो गए, अलग हो गए। पहले क्या होते थे, ये सब एक होते थे, इसमें क्या होती थी, 15 कंट्रीज आती थी। देख लेते हैं क्या क्या अलग करा है रशिया ने क्या करा है, मंडे नाइट में यूक्रेन के 2 नेशंस को इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया, जिसमें सबसे पहले मैंने बताया जैसे लुहांस्क और है डोनेत्स्क। रशिया क्या था, पहले मिलिट्री रशिया की सिर्फ यूक्रेन के बॉर्डर पे थी, यूक्रेन के बॉर्डर पर। अब क्या होगी, वो अंदर तक क्या हो गया, यूक्रेन के अंदर घुस गया है। देख सकते हैं आप, पहले यूएसएसआर होता था जिसमें 15 कंट्री आती थी, इसमें रशिया भी आता था और ये बहुत बड़ा नेशन था पहले। अब क्या हो गया, ये यूएसएसआर जब 1991 में टूटा तो नाटो और यूएसएसआर की जो कंट्रीज थी वो अलग हुई, जिससे क्या हुआ, दोनों के बीच में विवाद हो गया। देख लेते हैं। दिस अनाउंसमेंट स्टेटस 2015 में क्या हुई थी, रशिया और यूक्रेन के बीच में एक पीस भी साइन हुई थी, पीस डील साइन हुई थी, जिसको मिन्स्क बोलते हैं। मिन्स्क क्या है, बेलारूस की कैपिटल है, वहाँ पर ये बातचीत हुई थी, तो इसको क्या बोला गया, मिन्स्क पीस एग्रीमेंट बोला गया।
जिसमें क्या करा गया, रिक्वायरिंग यूक्रेनियन अथॉरिटी टू ओपन ब्रॉड सेल्फ रूट टू द रेबल रीजन। अब देख सकते हैं आप गाइस, क्या हुआ है कि रशिया के पहले क्या थे, सोल्जर सिर्फ यूक्रेन के बॉर्डर पे थे। अब क्या हुए, रशिया के शोल्डर या आप डॉट डॉट दे सकते हैं, बेलारूस में भी हैं, और डोनबैस, जिसको इसने क्या करा है, दोनों नेशन जो इसने बनाए हैं उनको दोनों को मिलाकर एक नाम दे दिया है, डोनबैस। तो अब उस तक भी क्या हो गए हैं, रशिया के सोल्जर आ गए हैं। तो इससे क्या होगा, रशिया को फ़ायदा होगा। और 2015 में क्या हुआ था, रशिया ने क्रीमियम पे एनेक्सिस कर लिया था बाय रशिया इन 2014 में। अब देख सकते हैं क्या हुआ था। अब रशिया का स्टैंड क्या है इसका, इट ब्लेम द, उसने क्या करा, नॉर्थ अटलांटिक ट्रेडी ऑर्गेनाइजेशन को ब्लेम किया फॉर द करंट क्राइसिस एंड कॉल द यूएस लेड अलायंस एंड एस्टेंशियल थ्रेट टू रशिया। जो यूएस लेड अलायंस है, यानी कि नाटो जो यूएस का लेड अलायंस है, वो क्या कर रहा है, एस्टेंशियल थ्रेट कर रहा है किस चीज़ को, रशिया को। चेंज दैट यूक्रेन हैड इनहेरिटेड रशियन हिस्टोरिकल लैंड्स एंड आफ्टर द सोवियत कोलैप्स, जब सोवियत टूटा 1991 में, was used by the West to contain Russia. It wants Western countries to guarantee that NATO won't allow Ukraine. हाँ, यूक्रेन, क्योंकि यूक्रेन चाहता है क्या हो, कि वो नाटो से जुड़े, लेकिन रशिया चाहता है कि नाटो से यूक्रेन ना जुड़े। And other former Soviet countries to join as member. It has also demanded that alliance hold weapons deployed to the Ukraine. यानी क्या हूँ, अब क्या हूँ, जो नेटो ने कहा था कि जो वहाँ पर क्या है वेपन्स वगैरह, वो क्या हो, पीछे हट जाए हम, एंड रोल बैक इट्स फोर्स फ्रॉम द ईस्टर्न यूरोप से क्या हो, वहाँ से क्या हो, जो रशिया के सोल्जर है वो क्या हो, पीछे हट जाएं। ये क्या कहा था, नेटो ने कहा था। वेस्टर्न कंट्रीज हैव रिजेक्टेड द डिमांड, लेकिन वेस्टर्न कंट्रीज ने क्या कर दिया, डिमांड हटा दी। देख सकते हैं आप, नेटो और रशिया। लेकिन क्या होता है कि नेटो, यूक्रेन चाहता है कि क्या हो, मैं नेटो में जुड़ूँ, लेकिन रशिया क्या चाहता है, अगर यूक्रेन नेटो में जुड़ गया तो क्या होगा, ये और बड़ा हो जाएगा। तो रशिया क्या चाहता है कि क्या है, गैप ही रहे दोनों अलायंस के बीच में, नेटो के बीच में और पूरे रशिया के बीच में, यूक्रेन क्या रहे, एक गैप्स रहे, रशिया ये चाहता है। देख सकते हैं आप, ये नेटो। गाइस, ये जो बाल्टिक सी है, इसमें भी क्या करा है, जो नेटो है, नेटो का भी इसमें आपको इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। बाल्टिक ओशन मतलब एस्टोनिया, लिथुआनिया और लेथविया, आपको जिसमें कंट्रीज देखने को मिलेंगे, इसमें भी क्या है, नेटो का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है। तो रशिया ने क्या करा है, जो 2 नेशंस को घोषित करा, ये रशिया ने पहली बार नहीं करा, इससे पहले भी जॉर्जिया के साउथ ओसेटिया को क्या कर चुका है, वो एक इंडिपेंडेंट नेशन घोषित कर चुका है। और अब केसिया को भी क्या कर चुका है, वो इंडिपेंडेंट नेशन घोषित कर चुका है अपने फ़ायदे के लिए। ये देख सकते हैं आप मैप में, जॉर्जिया वर्ल्ड मैप में आप देख सकते हैं, कजाकिस्तान, तुर्की के ऊपर आपको जॉर्जिया देखने को मिलेगा। मिस्क एग्रीमेंट क्या है, मिन्स्क एग्रीमेंट देख लेते हैं। मिस्क एग्रीमेंट क्या था, मिस्क 1 एंड मिस्क 2 नेम्ड आफ्टर द बेलारूसियन कैपिटल थी मिन्स्क, इसके बाद इसका क्या नाम रखा गया, मिन्स्क एग्रीमेंट। वेयर द टॉक्स वर, जहाँ पर क्या हुई थी, बातचीत हुई थी। मिन्स्क 1 क्या था, ये वॉज रिटन इन सितंबर 2015 में रिटन हुआ बाय द ट्राइटेरियन कॉन्टैक्ट ग्रुप, एज यूक्रेन आया था, इसमें रशिया आया था, एंड ऑर्गेनाइजेशन फॉर सिक्योरिटी एंड कोऑपरेशन इन यूरोप OSCE आया था। जो किस चीज़ ने रिकमेंड किया था, फ्रांस ने, जर्मनी में इनकी बात कराई थी। अंडर मिस्क 1 क्या हुआ था, यूक्रेन रशिया बैक्ड रेबल एग्रीड ऑन ए 12 पॉइंट सीज फायर पर क्या हुई, डील हुई कि हम क्या करेंगे, पीस रखेंगे। लेकिन इसके बाद क्या हुआ, ड्यू टू द वायलेशन बाय बोथ साइड, एग्रीमेंट क्या हुआ, ज़्यादा दिन तक चल नहीं पाया। मिन्स्क 2 तो क्या हुआ, एज द रिबल्स मूव्ड फर्दर इनटू यूक्रेन इन फरवरी 2015 में रिप्रेजेंटेटिव यूक्रेन आया, इसमें यूक्रेन, रशिया एंड OSCE की कंट्रीज आई, एंड द लीडर ऑफ डोनेट्स्क की लीडर आए और लुहांस्क के लीडर आए, जो कि 13 पॉइंट पर एग्रीमेंट हुआ था। इसको मिन्स्क 2 अकॉर्ड बोलते हैं। अब देख सकते हैं कि व्हाट इज़ द स्टैंड ऑफ डिफरेंट नेशंस का स्टैंड क्या। अब रशिया ने तो घोषित कर दिए 2 नेशंस। अब बहुत 2 नेशंस के लिए क्या करना पड़ेगा, अब जो नेशन बनाए उनको क्या करना पड़ेगा, अप्रूवल मिलेगा सभी कंट्रीज से, बड़े बड़ी से, जब भी वो क्या होंगे, वो 2 नेशन बनेंगे। लेकिन यूनाइटेड स्टेट ने क्या करा, ऑलरेडी अनाउंस कर चुका है उन दोनों नेशंस के ऊपर सैंक्शंस। उससे क्या होगा, उनके ट्रेड इन्वेस्टमेंट उनमें बिल्कुल भी नहीं होगा। एंड फाइनेंसिंग बाय US पर्सन टू फॉर्म और इन द 2 ब्रेकवे रीजन्स। जापान भी क्या कर चुका है, वहाँ पर US के क्या लगा चुका है, सैंक्शन लगा चुका है। देख सकते हैं आप, फ्रांसिस ऑफिसल्स वहाँ पर क्या लगा चुके हैं, सैंक्शन लगा चुके हैं। यूरोपियन यूनियन इन आल्सो इन डिस्कशन फॉर प्रिवेंटिव एक्शंस अगेंस्ट रशिया। यूरोपियन यूनियन हैज कंडेम रशिया ओवर ए blatant violence of an international law as well as मिन्स्क एग्रीमेंट। यूके भी वहाँ पर क्या लगा चुका है, सैंक्शन लगा चुका है, और एज वेल एज ऑस्ट्रेलिया भी वहाँ पर क्या लगा चुका है, सैंक्शन लगा चुका है। अब सैंक्शन से क्या होगा, वहाँ के जो ट्रेड है वो नहीं होगा। लेकिन तुर्की ने भी क्या करा है, वहाँ पर सैंक्शन लगा चुका है। लेकिन तुर्की के भी और रशिया के वो जो रिलेशन थे अभी कुछ दिन पहले बहुत अच्छे थे, लेकिन तुर्की ने भी एकदम इमीडिएटली क्या हुआ, रशिया पर सैंक्शन लगा दिए।
रशिया को इसको इससे ज़्यादा घाटा तो नहीं होगा, लेकिन रशिया को एक घाटा होगा। वो क्या है, नॉर्ड स्ट्रीम 1। नॉर्ड स्ट्रीम 1 क्या है, ये जो आपको रशिया से और जर्मनी तक एक लाइन दिख रही होगी, इसमें क्या करता है, रशिया बहुत सारे नेचुरल गैस भेजता है जर्मनी में, यानी कि पूरे वेस्टर्न यूरोप में रशिया की नेचुरल गैस यूज़ होती हैं। इससे क्या होगा, जब ये रशिया ने 2 नेशन इंडिपेंडेंट बनाए, तो इससे क्या होगा कि जर्मनी ने और बहुत सारे वेस्टर्न कंट्रीज़ ने मना कर दिया कि हम क्या करेंगे, रशिया से नेचुरल गैस नहीं लेंगे। तो इससे क्या हुआ, बहुत ज़्यादा रशिया को नुकसान देखने को मिलेगा। तो गाइस नेक्स्ट आर्टिकल है एनफोर्सिंग फंडामेंटल ड्यूटीज़। ये आर्टिकल हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, पॉलिटी से। रिसेंटली न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इशू किया है एक नोटिस, सेंटर एंड स्टेट को क्या करें, वो रिस्पॉन्ड करें। बहुत सारी पेटिशंस आ रही हैं किन चीज़ को लेकर, फंडामेंटल ड्यूटीज़ को लेकर और सिटीजन। फंडामेंटल ड्यूटीज़ और फंडामेंटल राइट्स क्या है, अलग अलग चीज़ें। देख लेते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्या होती हैं। द आइडिया ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज़ इज इंस्पायर्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे रशिया, हमने क्या करा, बहुत सारा अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो अडॉप्ट किया है बहुत सारी कंट्रीज से। जैसे हमने क्या करा, फंडामेंटल ड्यूटीज़ हमने रशिया से लिए हैं, जो पहले क्या था, सोवियत यूनियन था। आपको फंडामेंटल राइट्स कौन से पार्ट में देखने को मिलेंगे, पार्ट 3 और पार्ट 4 में आपको DPSP डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी देखने को मिलेगा। और पार्ट 4 के A, जिसमें हमें अमेंडमेंट किया है 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 में, उसके द्वारा क्या करना, हमने फंडामेंटल ड्यूटीज़ लाए। देख सकते हैं क्या हुआ था, दीज वर इनकॉर्पोरेटेड इन पार्ट 4A, जैसे मैंने बताया, ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बाय द 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ। इसके लिए क्या क्या बनी थी, एक कमेटी बनी थी जिसने रिकमेंडेशन दिया किस चीज़ का, फंडामेंटल ड्यूटीज़ का। उस कमेटी का नाम क्या था, सोरेन सिंह कमेटी। ओरिजिनली क्या हुई, 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ लाई गई, लेकिन बाद में क्या हुआ, 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 से क्या हुई, एक और फंडामेंटल ड्यूटीज़ ऐड की गई। अब क्या है, हमारे पास 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ है। लाइक द DPSP जैसे फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्या होती हैं, नॉन जस्टिसेबल होती हैं नेचर में, यानी कि अगर कोई फंडामेंटल ड्यूटीज़ को उल्लंघन करता है, यानी कि कोई उन्हें नहीं मानता, तो क्या होगा, वो जस्टिस लेने के लिए जा नहीं सकता, कोर्ट में जा नहीं सकता। जैसे DPSP के लिए वो कोर्ट में नहीं जा सकता जस्टिस के लिए, तो ऐसे ही फंडामेंटल ड्यूटीज़ के लिए क्या हो सकता है, वो नॉन जस्टिसेबल होती हैं, यानी कि उनका न्याय कोर्ट में नहीं मिलता। ये हमारा चैप्टर जो है, पूरा का पूरा चैप्टर आपको पॉलिटी के 6 या लक्ष्मीकांत की पॉलिटी के एडिशन 6 में देखने को मिलेगा। अब तो इसका एडिशन 6 का रिवीजन भी आ गया है, रिवाइज भी आ गया है, जो कि ब्लू कलर का आपको देखने को मिलेगा। पूरा का पूरा चैप्टर है, 9 चैप्टर आपको देखने को मिलेगा। चलिए किताब से ही पढ़ लेते हैं। 1976 में क्या हुआ, 1976 में फंडामेंटल ड्यूटीज़ लाई गई सिटीजन के लिए, किसकी कमेटी के द्वारा, सोरेन सिंह कमेटी। क्योंकि फंडामेंटल ड्यूटीज़ इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ से आई हैं, रशिया से लाई हैं, जो USSR में आई थी, क्योंकि USSR जब टूटा नहीं था। लाइक USA कनाडा, लेकिन फ्रांस और जर्मनी ऑस्ट्रेलिया में क्या है, फंडामेंटल ड्यूटीज आपको देखने को नहीं मिलेंगी, क्योंकि वहाँ के लोग क्या हैं, बहुत रिस्पॉन्सिबल हैं कि हम क्या करेंगे, अपने देश की इंटीग्रिटी सॉवरेनिटी, यानी कि हम क्या करेंगे, फंडामेंटल ड्यूटीज़ को अपने आप ही टैकल कर सकते हैं। लेकिन इंडिया में आपको क्या देखने को मिलेंगे, फंडामेंटल ड्यूटीज़ देखने को मिलेंगी, जो कि पहले 10 थी, अब क्या हो गई हैं, 11 हो गई हैं। सोरेन सिंह कमेटी के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। इन 1976 द कांग्रेस पार्टी सेटअप, एक कांग्रेस पार्टी ने एक क्या करी, सरदार सोरेन सिंह कमेटी को सेटअप किया। क्या क्या करे, वो फंडामेंटल ड्यूटीज़ को मैंडेट करे लोगों के ऊपर। ये कब क्या था, जिस टाइम पे क्या थी, इंटरनल इमरजेंसी थी देश में, 1975-1977 में। कमेटी ने क्या करा, रिकमेंड किया कि क्या करेंगे, हम फंडामेंटल ड्यूटीज़ का क्या करेंगे, सेपरेट चैप्टर लाएंगे, किस चीज़ में, कॉन्स्टिट्यूशन में। सिटीजन वुड बिकम कॉन्शियस दैट इज एडिशन टू द एम्प्लॉयमेंट ऑफ द राइट्स। कांग्रेस गवर्नमेंट ने क्या करा था, 42nd अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया 1976 में, जिसके द्वारा क्या करा, हमने कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंड किया पार्ट 4A को, जिसके अंदर हम क्या लाए, फंडामेंटल ड्यूटीज़ लाए। ये आर्टिकल कहाँ से शुरू होते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज़ के, तो आर्टिकल 51A से क्या होते हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज़ शुरू होती हैं। अब इंटरेस्टिंग बात देख लेते हैं। कमेटी रिकमेंडेशन, जो कमेटी की रिकमेंडेशन थी, उसने बहुत सारी चीज़ क्या की, एक्सेप्ट करने को की, लेकिन बहुत सारी चीज़ क्या करी, सरकार ने नहीं मानी। सबसे पहले उसने कहा, द पार्लियामेंट में प्रोवाइड फॉर द इम्पोजिशन ऑफ सच पेनल्टी फॉर पनिशमेंट एज मे बी कंसिडर्ड अप्रोच फॉर एनी नॉन कंप्लेंस विद ऑन रिफ्यूजल टू ऑब्जर्व एनी ऑफ द ड्यूटी। यानी मतलब क्या है कि अगर कोई ड्यूटीज़ का उल्लंघन करेगा तो उसको क्या करेगा, उसको पनिश होगी। लेकिन सरकार ने क्या कहा कि ऐसा नहीं होगा। सरकार ने इसकी कमेटी के रिकमेंडेशन को नहीं माना। दूसरा क्या है, नो लॉ इम्पोजिंग सच पेनल्टीज और पनिश शैल बी कॉल्ड इन ए क्वेश्चन इन एनी कोर्ट। यानी कि अगर किसी ने उल्लंघन किया, यानी कि किसी ने नहीं माना फंडामेंटल ड्यूटीज़ को, क्या होगा कि उसके फंडामेंटल राइट्स के लिए वो अपने फंडामेंटल, यानी कि उसको पनिश होगा, लेकिन उसके फंडामेंटल राइट्स के लिए वो क्या होगा, उसके अंदर कोर्ट के अंदर उसकी अपील नहीं कर सकता।
अब देख लेते हैं हमारे पास कौन कौन सी हमारे पास फंडामेंटल ड्यूटीज़ है। लिस्ट ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज़, सबसे पहली है हम क्या करें, रेस्पेक्ट करें अपने कॉन्स्टिट्यूशन का, अपने नेशनल फ्लैग का और नेशनल एंथम का। दूसरी क्या है, टू चेरिश एंड फॉलो करें हम नोबल आइडियाज़ का, फ्रीडम फाइटर्स के नोबल आइडियाज़ का, जिन्होंने क्या करा है, स्ट्रगल करा है हमारे इंडिया को फ्रीडम कराने के लिए। तीसरा क्या है, टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट करें अपनी इंटीग्रिटी, सॉवरेनिटी और यूनिटी ऑफ इंडिया को। चौथा क्या है, टू डिफेंड करें हम, अगर किसी कंट्री से हमारा युद्ध हुआ था तो हमें क्या होगा, मैदान में उतरना पड़ेगा, उसके लिए भी हम क्या हों, हमेशा तैयार हों, ये हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है। प्रमोट करें अपनी हारमोनी को एंड स्प्रेड करें कॉमन ब्रदरहुड, यानी कि रिलीजन के बेस पर, लिंग्विस्टिक एंड रीजनल के बेस पर क्या हो, हमारे अंदर कोई भी डिस्क्रिमिनेशन ना हो, ये भी हमारे फंडामेंटल ड्यूटी है। पाँचवीं है, टू वैल्यू एंड प्रिजर्व करें अपने रिच हेरिटेज को, हम क्या करें, वैल्यू दें और उसको प्रिजर्व करें। टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव करें अपने नेचुरल इन्वायरमेंट को, जैसे फॉरेस्ट को, लेक्स को, रिवर्स को, वाइल्ड लाइफ को क्या करें, हम इम्प्रूव करें हमेशा। सातवीं है, टू डेवलप करें हम साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म्स एंड स्पिरिट ऑफ इन इंक्वायरी एंड रिफॉर्म्स। टू सेफ गार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी को क्या करें, हम सेफ गार्ड करें, एब्ज्यूव करें, वायलेंस को कम से कम करें। टू स्ट्रीव टूवर्ड्स एक्सीलेंस इन ऑल स्पेयर्स ऑफ इंडिविजुअल्स एंड कलेक्टिव एक्टिविटी के द्वारा क्या करें, हम अपने देश को हमेशा इम्प्रूव की तरफ ले जाएं। टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी, अब यह क्या हुआ लास्ट में 11th फंडामेंटल ड्यूटीज जो 42nd अमेंडमेंट से 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 से जुड़ी थी, वो क्या थी, वो बच्चों की पढ़ाई को लेकर थी। एजुकेशन टू हिज चिल्ड्रन और वार्ड बिटवीन द एज ऑफ 6 और 14 ईयर्स, जो के बीच में जो बच्चे होंगे उनके लिए क्या है, एजुकेशन क्या है, कंपलसरी है। लिवेंडर कल्टिवेशन, ये आर्टिकल हमारे जीएस पेपर 2 में एग्रीकल्चर से इंपॉर्टेंट है। न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि अभी क्या करा है, लिवेंडर कल्टीवेशन अंडर CSIR IIM अरोवा मिशन स्टार्ट हुआ है, जो कि रंबन डिस्ट्रिक्ट जम्मू कश्मीर में चलाया जाएगा, जो कि पर्पल रिवॉल्यूशन का क्या है, पार्ट है। एरोमेटिक प्लांट्स कौन से होते हैं, एरोमेटिक प्लांट्स वो होते हैं जिनमें क्या होती है, खुशबू आती है। इंक्लूड इसमें लेवेंडर भी आता है, डेमेस्क रोज आता है, मुस्का बाला आता है इसमें। काउंसिल ऑफ साइंस एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च CSIR एक कंटेम्प्रेरी रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर में आती है। देख सकते हैं आप, ये है लेवेंडर कल्टीवेशन, ये पर्पल कलर के होते हैं, इस वजह से इसे क्या बोलते हैं, पर्पल रिवॉल्यूशन इसको बोलते हैं। इसका एम क्या है, ये सपोर्ट करेगा डोमेस्टिक एरोमेटिक क्रॉप को, जो बेस्ड होंगे एग्रो इकोनॉमी बाय मूविंग फ्रॉम इम्पोर्टेड एरोमेटिक ऑयल बनाया जाएगा इससे होम ग्रोन वेराइटीज़ के द्वारा, बहुत सारी इसमें क्या होंगी, वेराइटीज़ होंगी। प्रोडक्ट्स क्या है, इसके मेन प्रोडक्ट आपको लेवेंडर ऑयल देखने को मिलेगा, जो कि बेचा जाता है 10,000 पर लीटर। लेवेंडर वाटर विच सेपरेट फ्रॉम लेवेंडर ऑयल इज़ यूज टू मेक इंसेंस स्टिक्स, इससे बनती है, यानी माचिस की तिल्ली इससे बनती है। हाइड्रोसोल विच इज़ फॉर्म्ड आफ्टर डिस्टिलेशन फ्रॉम द फ्लावर्स इज़ यूज टू मेक सोप्स एंड रूम फ्रेशनर। देख सकते हैं, वाटर प्लस प्लांट्स हम मिलाते हैं तो उससे क्या होती है, स्टीम बनती है, जो कि रूम फ्रेशनर के लिए काम आती है। हाइड्रोसिल प्लस एसेंशियल ऑयल, फिर कूलिंग होगी और उससे क्या होगा, हमें एक रूम फ्रेशनर मिल जाएगा। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इट इज़ इन सिंक विद द गवर्नमेंट पॉलिसी ऑफ डबलिंग फार्म इनकम, इससे क्या होगी, डबल होगी 2022 तक। ये हेल्प करेगा इन प्रोवाइडिंग मीन्स ऑफ लिवलीहुड, इससे बढ़ेगा टू बडिंग फार्मर्स एंड एग्री एंटरप्रेन्योर्स एंड गिव ए बूस्ट, स्टार्टअप मिलेगा इससे। इंडिया campaign and promote a spirit of entrepreneurship in the region. Our 500 यूथ हैड टेकन बेनिफिट, इससे ले चुके हैं पर्पल रेवोल्यूशन से, उन्हें क्या हुई है, इसमें जॉब मिली है और उनकी इनकम क्या हुई है, इंक्रीज हो गई है। अरोमा मिशन क्या होता है, अबाउट जान लेते हैं इसके बारे में। द CSIR अरोमा मिशन एक इनविजिगेट टू ब्रिंग करता है क्या, ट्रांसफॉर्मेटिव चेंज इन द अरोमा सेक्टर के अंदर क्या होगा, बहुत ज़्यादा चेंज देखने को मिलेगा, जिससे क्या होगा, डेवलपमेंट होगा एग्रीकल्चर का, प्रोसेसिंग का, और ग्रोथ होगी क्या, एरोमा इंडस्ट्री और रूरल एम्प्लॉयमेंट। ये मिशन प्रमोट करेगा कल्टीवेशन ऑफ एरोमेटिक क्रॉप्स को, जिससे क्या होगी, अरोमा की डिमांड ज़्यादा बढ़ेगी और इंडस्ट्री में क्या होगा, प्रोडक्शन अच्छी होगी। ये एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि इंडियन फार्मर क्या होंगे, अरोमा इंडस्ट्री में जाएंगे, जिससे क्या होगी, इकोनॉमी इंक्रीज होगी, बिकम ग्लोबल लीडर्स बनेंगे प्रोडक्शन में, और एक्सपोर्ट भी क्या होगा, इसका ज़्यादा देखने को मिलेगा। इसके एसेंशियल ऑयल का, इसका एम क्या है, प्रोवाइड कराएगा एक सस्टेनेबल बेनिफिट टू द फार्मर इन अचीविंग हायर प्रॉफिट्स मिलेंगे उन्हें, यूटिलाइजेशन ऑफ वेस्ट लैंड्स एंड प्रोटेक्शन ऑफ देयर क्रॉप्स फ्रॉम वाइल्ड एंड ग्रेजिंग एनिमल से भी बचा सकते हैं। देख लेते हैं अरोमा मिशन फेज़ 1 एंड फेज़ 2 हमने चलाया था। ड्यूरिंग फेज़ 1 CSIR ने हेल्प की थी, कल्टिवेटेड किया था कितना एरिया को, 6000 हेक्टेयर ऑफ लैंड को कवर किए थे इतने एक्सपिरेशनल डिस्ट्रिक्ट जो पुअर डिस्ट्रिक्ट होते हैं इन द कंट्री। फर्दर मोर देन 44,000 क्या हुए थे, पीपल इसमें ट्रेंड हुए थे। जो फेज़ 2 चलाया था 9 फरवरी
2021 को CSIR ने लॉन्च किया था फेज सेकंड ऑफ अरोमा मिशन, इन विच उसमें प्रपोज किए थे 45,000 स्किल्ड ह्यूमन रिसोर्स इन, एंड जिन्होंने क्या करा 75,000 फार्मिंग फैमिलीज को, जिसने क्या करा बेनिफिट पहुंचाया। नोडल एजेंसी देख लेते हैं, यानी कि इसको कंट्रोल कौन करता है अरोमा इंडस्ट्रीज़ को। तो नोडल लेबोरेटरीज क्या देखने को मिलेगी, CSIR सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड एरोमेटिक प्लांट्स देखने को मिलेगी, जिसका क्या है वो लखनऊ में है। तो गाइस नेक्स्ट आर्टिकल है सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व। रिसेंटली क्या हुआ है, फॉरेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन एंड सेल्फ हेल्प ग्रुप ने क्या करा है, एक स्टार्टेड करा है अवेयरनेस फैलाने के लिए। क्योंकि क्या होता है सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व में क्या होता है, बहुत ज़्यादा आग लगती है प्रति ईयर। अर्लियरली साइंटिफिक अनरेल्ड द मिस्ट्री बिहाइंड ओडिशाज ब्लैक टाइगर सिमलीपाल रिजर्व, यानी कि साइंटिस्ट भी क्या कर रहे हैं, इस पर रिसर्च कर रहे हैं। इसके बारे में जान लेते हैं। सिमलीपाल क्या हुआ है, किस नाम से आया है, सिमुल, जिसको क्या बोलते हैं हम सिल्क कॉटन ट्री बोलते हैं। ये फॉर्मली डिज़ाइन हुआ था टाइगर रिजर्व 1956 में, और इसको प्रोजेक्ट टाइगर के अंदर 1973 में लाया गया था। ये डिक्लेयर हुआ था एक बायोस्फीयर रिजर्व बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन जून 1994 में। ये एक यूनेस्को वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर है जो 2009 से है। सिमलीपाल खुल्दिया हैडगन एलिफेंट रिजर्व भी है, जिसको हम क्या बोलते हैं मयूरभंज एलिफेंट रिजर्व भी बोलते हैं, उसका भी पार्ट रह चुका है। इट इज़ एन प्रोन टू फॉरेस्ट फायर्स इन 2021। द सिमलीपाल सो ए मेजर फायर बिटवीन फरवरी एंड अर्ली मार्च में। इसमें क्या होती है, बहुत ज़्यादा आग देखने को मिलती है। इसकी लोकेशन की देख लेते हैं। ये नॉर्दर्न पार्ट ऑफ उड़ीसा में देखने को मिलेगा, मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट में। जियोग्राफिकली ये ईस्टर्न एंड ऑफ ईस्टर्न घाट में आता है। ईस्टर्न घाट क्या है, इंडिया के जो ईस्टर्न वाला एरिया है उसको क्या बोलते हैं, ईस्टर्न घाट बोलते हैं। देख लेते हैं इसकी वेजिटेशन क्या है। सिमलीपाल क्या होता है, 1076 फॉलोइंग स्पीसीज करता है और 96 स्पीसीज ऑफ एन ऑर्चिड इसमें होती हैं। ये बूस्ट करता है किस चीज़ को, ट्रॉपिकल सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल मॉइस्ट डिसोडियस फॉरेस्ट, ड्राई डिसिडियस हिल फॉरेस्ट। ये अभी मैंने क्या करा था, हमने पिछली वीडियो में पढ़े थे। ये सब आप कमेंट में बता सकते हैं क्या होते हैं डिसिडियस हिल फॉरेस्ट एंड सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट। ट्राइब्स कौन कौन सी रहती हैं इसमें, 2 ट्राइब इसमें रहती हैं, एक अरेंगा हैरिस एंड एन मैनक्रेदिस इसमें क्या होती हैं रहती हैं। वाइल्ड लाइफ क्या है इसकी, सिमलीपाल एक होम है बहुत बड़ी, क्या है इसमें वाइल्ड लाइफ एनिमल्स आपको देखने को मिलेंगे, जिसके अंदर टाइगर और एलिफेंट रहते हैं। 304 स्पीसीज बर्ड्स की रहती हैं, 20 स्पीसीज एम्फीबियंस की रहती हैं और 62 स्पीसीज किसकी रहती हैं, रेप्टाइल्स की रहती हैं। देख लेते हैं क्यों इसमें आग लगती है, क्यों मेल्टिगेशन इसमें ज़्यादा होता है, फॉरेस्ट फायर क्यों होती है, क्योंकि नेचुरल क्या होता है इसमें बहुत ज़्यादा लाइटिंग आपको देखने को मिलेगी। एवन शोरिंग टेम्परेचर यहाँ पर बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। कैन समटाइम्स रिजल्ट इन फॉरेस्ट फायर, यहाँ पर क्या हो जाती है, लग जाती है। मैन मेड फैक्टर क्या है इसको लेकर, पोचिंग आपको देखने को मिलेगी, हंटिंग देखने को मिलेगी, इस वजह से क्या होती है यहाँ पर आग लग जाती है। स्मॉल पैच ऑफ एन फॉरेस्ट ऑन फायर टू डाइवर्ट द वाइल्ड एनिमल्स, से क्या हो जाते हैं वहाँ से भाग जाते हैं। और अदर मेजर प्रोटेक्टिव एरिया आपको उड़ीसा में कौन कौन से देखने को मिलेंगे, एक है भैतरीनाथ भितरकनिका नेशनल पार्क, बदरमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, चिलिका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, हडगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बेसपली, कोटागढ़, नंदकनन, लखीरी वैली और गरीमाता मेराइन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपको उड़ीसा में देखने को मिलेगी। देख सकते हैं आप उड़ीसा का मैप, इसमें आपको सिमलीपाल ईस्ट में देखने को मिलेगी सिमलीपाल। तो आर्टिकल है परमानेंट इंडस कमीशन। ये आर्टिकल हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों है बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि देख सकते हैं आप ये बहुत सारे न्यूज़पेपर में कवर हुआ था। द न्यू इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू में भी क्या हुआ था, ये कवर हुआ था। अब देख लेते हैं इंडस परमानेंट इंडस कमीशन क्या होता है। ये इंडस कमीशन जो होता है वो हर साल बैठता है। इसके अंदर क्या होता है, पहले साल तो क्या होती है, इंडिया की तरफ से कुछ लोग पाकिस्तान जाते हैं और फिर इंडस पर बात करते हैं। फिर पाकिस्तान की तरफ से क्या होते हैं, उधर से लोग आते हैं, फिर क्या करते हैं, ये बात करते हैं, वहाँ के मिनिस्टर्स आते हैं, इंडस के ऊपर बात करते हैं। करंट इशू क्या है, अब क्या होंगे, इंडिया के 10 लोग जाएंगे पाकिस्तान में। ये मीटिंग क्या होती है परमानेंट इंडस कमीशन की, ये मार्च 1 से 3 के बीच में होगी। इस इंडस वाटर ट्रीटी के अंदर क्या हो, ये मैंडेटरी है, क्या हो एवरी ईयर क्या हो, इसकी मीटिंग होनी ही चाहिए। देख सकते हैं आप ये इंडियन एक्सप्रेस में भी आया था। एजेंडा क्या है इसका एनुअल मीटिंग का, एजेंडा क्या होंगे कि हम एजेंडा बाद में देखेंगे, पहले हम देख लेते हैं इंडस वाटर ट्रीटी है क्या। इंडस वाटर ट्रीटी मैं आपको बताऊं, जैसे आप देख रहे होंगे ये इंडिया का मैप है, महाभारत देख सकते हैं आप, क्या होगी इंडस, ये आपको मानसरोवर लेक से देखने को मिलेगी, मानसरोवर लेक से पतली सी लाइन आपको इंडस देखने को मिलेगी। फिर यहाँ नंगा पर्वत से क्या होगी, ये चिल्लास पॉइंट से क्या होगी आपको ये पाकिस्तान में जाती हुई दिखेगी, और फिर ये क्या होगी कराची से अरेबियन सी में गिर जाएगी। फिर इंडस के बाद आती है झेलम। झेलम जो इसकी सहायक है वो आपको भी देखने को मिलेगी, ये यहाँ से निकलती है वेरीनाग से, और क्या निकलती है ये इंडस में जाके मिल जाती है। फिर आपको चेनाब देखने को मिलेगी, फिर ये रावी दिखने को मिलेगी इससे नीचे,
फिर सतलज देखने को मिलेगी। ये टोटल क्या हुई, 6 रिवर हुई। इन पर ही क्या है, इन पर ही डिस्प्यूट है। इन पर क्या डिस्प्यूट है, तो गाइस एक इंडस वाटर ट्रीटी हुई थी सितंबर 1960 में। इसमें कहा गया था कि जो इंडस है, इंडस, झेलम और चिनाब, ये क्या हो गई, ये इस ट्रीटी में पाकिस्तान की तरफ गई। और रावी, ब्यास, सतलज ये क्या हुई, इंडिया को दे गई, इंडिया को दे दी गई। क्योंकि क्या था, डिस्प्यूट था। इंडिया क्या होता था, पानी रोक लेता था बार बार इन रिवर का। और ये अनुमान लगाया जाता है कि 80% जो इकोनॉमी है पाकिस्तान की, वो क्या है, इन रिवर से ही देखने को मिलेगी। इसके अंदर ट्रीटी के अंदर क्या हुआ, इंडस वाटर ट्रीटी जो वाटर शेयरिंग पैक्ट है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, ये कवर करता है 6 रिवर को, जो कि कहाँ से शुरू होती है, इंडिया से, और फिर क्या जाती है, पाकिस्तान में जाती है। ट्रीटी सितंबर 1960 में शुरू हुई थी। इसके अंदर क्या क्या हुआ, इसके अंदर ये हुआ कि जो इन तीनों रिवर है वो क्या हुई, पाकिस्तान को दी गई, और 3 रिवर इंडिया को दी गई। और एक और चीज़ इसमें क्या हुई कि इन 6 रिवर का क्या होगा, इंडिया सिर्फ 20% ही पानी यूज़ कर सकता है। 80% क्या हुआ, पानी किसको दे दिया गया, पाकिस्तान को दे दिया गया। यही क्या था, इसके लिए कंसर्न था। और ये जो आपको जानना होगा कि ये जो 6 रिवर बह रही हैं, इनका जो पर ईयर क्या है, ये कितना फ्लो करती हैं पानी, एनुअली 16.8 करोड़ एकड़ हेक्टेयर क्या करती हैं, पानी को फ्लो करती हैं पर ईयर। अब देख लेते हैं एजेंडा क्या था इसके लेकर। पाकिस्तान क्या होगा, जरूर इसके अंदर क्या होगा, कोई ऑब्जेक्शन उठाएगा, क्योंकि हम क्या करते हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट हमारे बहुत सारे इंडस पर देखने को मिलेंगे। जैसे पकलदुल, ये 1000 मेगावाट का हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट देखने को मिलेगा। लोअर कलनाई 48 मेगावाट का, कीरू 624 मेगावाट का, चिनाब बेसिन पर आपको देखने को मिलेगा जम्मू एंड कश्मीर में। बहुत सारे और स्मॉल हमारे हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट आपको लद्दाख में देखने को मिलेंगे, जो इसको क्या है, इसके लिए एजेंडा है। मैंने जैसे बताया है, फर्स्ट में क्या हुई थी, इंडस वाटर ट्रीटी साइन हुई थी 2 कंट्रीज़ के बीच में, जिसमें 3 फीमेल ऑफिसर्स थी, विल ऑल्सो बी पार्ट ऑफ इंडियन डेलीगेशन विच विल बी एडवाइजिंग द इंडियन कमिश्नर ऑन वेरियस इशूज ड्यूरिंग दिस मीटिंग। जैसे मैंने बताया, क्या करता है इंडिया, क्या करता है, इन पर बांध बना लेता है, जबकि ये भी अनुमति नहीं है क्या करें, हम इनका पानी रोक लें, यानी कि हमें एनुअली क्या करना पड़ेगा, इनका पानी इधर को पाकिस्तान की तरफ को भेजना ही पड़ेगा। हम इस पर कोई भी बांध वगैरह नहीं बना सकते। और इंडिया क्या करता है, इन पर बांध बनाते जा रहा है, जिसकी वजह से क्या होगा, पाकिस्तान इस पर एक्सपेक्टेशन है कि पाकिस्तान ऑब्जेक्शन डाल सकता है इस बार इंडिया के इंडस वाटर ट्रीटी में। देख लेते हैं इंडस वाटर ट्रीटी। अब इसकी कुछ फैक्ट देख लेते हैं। ये साइन हुई थी प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू एंड फॉर्मल पाकिस्तान प्रेसिडेंट अयूब खान के बीच में 19 सितंबर 1960 में। अब जो इसका ब्रोकर था, जो इसके बीच में था, जिसने इसको साइन करवाया था, वो क्या था, वर्ल्ड बैंक था। एक वन ऑफ द मोस्ट ड्यूरेबल एग्रीमेंट हुआ था बोथ नेशन के बीच में, और सर्वाइव्ड हुआ है। बहुत दिनों से क्या हो रहा है, सर्वाइव चल रहा है बहुत सारे वॉर्स के बीच में, क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में वॉर होते रहे हैं। इनके रिलेशन अच्छे नहीं हैं शुरू से। ये एक सेट करता है मैकेनिज्म फॉर अ कोऑपरेशन एंड इंफॉर्मेशन एक्सचेंज बिटवीन द 2 कंट्रीज रिगार्डिंग देयर यूज ऑफ द रिवर। ये देख सकते हैं आप, इंडस वाटर ट्रीटी ये हुई थी हमारे जवाहरलाल नेहरू बीच में, वर्ल्ड बैंक आपको देखने को मिलेगा। मेजर प्रोविजंस क्या है इसको लेकर, अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ट्रीटी क्या हुई थी, जो वाटर है ईस्टर्न रिवर का, जैसे सतलुज, ब्यास रिवर का, वो इंडिया को एलोकेटेड हुआ था, जिसमें बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन लगाए गए हैं। दूसरा, वाटर ऑफ वेस्टर्न रिवर जैसे इंडस, झेलम एंड चिनाब का किसको दिया गया था, पाकिस्तान को दिया गया था। इस ट्रीटी के अंदर इंडिया क्या हुआ था, राइट टू जनरेट हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी थ्रू द रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट बना सकता है ऑन द वेस्टर्न रिवर सब्जेक्ट टू द स्पेसिफिक क्राइटेरिया फॉर डिजाइन एंड ऑपरेशन। इसके अंदर क्या अलाउड हुआ था, जैसे मैंने बताया था 20% वाटर सिर्फ वेस्टर्न रिवर का इंडिया यूज़ कर सकता है इरीगेशन के लिए, पावर जनरेशन के लिए और ट्रांसपोर्ट पर्पज़ के लिए। इट ऑल्सो गिव्स पाकिस्तान द राइट टू रेज कंसर्न कर सकता है ऑन द इंडियन हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट ऑन द वेस्टर्न रिवर पर, अगर इंडिया ने बनाया तो उस पर ऑब्जेक्शन भी कर सकता है। कंसर्न्स देख लेते हैं इसके लिए। इंटरनेशनल द ट्रीटी इज सीन वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल ट्रीटी आज तक की देखी गई है केसेस ऑफ द, क्योंकि कन्फ्लिक्ट इंडिया और पाकिस्तान के बीच में होते ही रहते हैं। इट हैज सीडेड डिसर्टिफिकेशंस एंड conflicts regarding its interpretation and implementation. Concern is the tense political relation between the 2 countries prevents it from building any storage system नहीं बना सकते हम वेस्टर्न रिवर पर, even though it allows storage system। हम कुछ भी क्या कर सकते हैं, वाटर वहाँ पर स्टोर नहीं कर सकते। पाकिस्तान ड्यू टू सस्पिशियस स्टेज अवेयर ऑफ एवरी technical aspect of the project and deliberately tries to get is suspending। देख लेते हैं ये 9/11 के बाद क्या हुआ था। 9/11 में भी हमला हुआ था मुंबई में, और फिर मोदी ने कह दिया था, पीएम मोदी ने, क्या करेंगे हम पानी को रोक देंगे 2014 में।
और पुलवामा अटैक हुआ था, जब भी क्या करा था इस चीज़ को मोदी ने कहा था कि क्या करेंगे हम पानी रोक देंगे, लेकिन जब भी क्या गई आज तक की सबसे क्या है सक्सेसफुली ट्रीटी है। परमानेंट इंडस कमीशन के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ये सेटअप हुई थी अंडर द इंडस वाटर ट्रीटी विद द फॉलोइंग फंक्शन। क्या था इसके, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में क्या हो, एक परमानेंट पोस्ट हो, एस्टेब्लिश करे, प्रमोट कोऑपरेशन, अरेंजमेंट फॉर ट्रीटी इम्प्लीमेंटेशन, फंडिंग करे, एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, डाटा प्रोवाइडेड फॉर इन द ट्रीटी, प्रमोट करे कोऑपरेशन बिटवीन पार्टीज इन द डेवलपमेंट ऑफ द वाटर्स ऑफ द इंडस सिस्टम, एग्जामाइन करे, रिजोल्व बाय द एग्रीमेंट एनी क्वेश्चन जो अराइज हो दोनों पार्टीज के बीच में, उसको क्या करे, उसका भी सॉल्यूशन लाए। द कमीशन इज रिक्वायर्ड टू मीट रेगुलरली, मिलेगा हर ईयर। अल्टरनेटिवली इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, पहले इंडिया के जाएंगे फिर पाकिस्तान के जाएंगे, ऐसा कुछ रिक्वेस्टेड बाय देयर कमिश्नर्स। इसका कंक्लूजन क्या निकल सकता है, ये इंडस वाटर ट्रीटी एक मोस्ट सक्सेसफुल ट्रीटी आज तक की मानी गई है, और इसमें क्या हो, हम क्लाइमेट चेंज को भी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि क्लाइमेट चेंज क्या है आज के प्रेजेंट में सबसे बड़ा कंसर्न आपको देखने को मिलेगा। तो गाइज नेक्स्ट आर्टिकल है नासा लूसी मिशन। करंट इशू क्या है इसको लेकर, यूरोबेट्स क्या है, एक वन ऑफ द हैंडफुल आपको एस्ट्रोनॉट्स देखने को मिलेगा जो लूसी विजिट करेगा नेक्स्ट 12 ईयर्स में। अब देख लेते हैं, रिसेंटली एस्ट्रोनॉमर्स एट लॉस एंजलिस में उन्होंने ऑब्जर्व किया है, क्या हुआ है, जो यूरोबिट्स है यानी कि जो एस्ट्रॉइड्स है वो क्या हुआ है, एक स्टार से करीब में गुजरा है, और स्टार क्या हुआ है उसकी वजह से ब्लिंक देखने को मिला है। एज यूरोबिट्स एस्क्लेप्ड द स्टार्स ए फिनोमिनल साइंटिफिक ऑल एंड ऑक्यूलेशन। अब ऑक्यूलेशन क्या होता है पहले ये देख लेते हैं। ऑक्यूलेशन क्या होता है, द बेस्ट नोन एग्जांपल इज सोलर एक्लिप्स विच ओकर व्हेन द मून पासेज होता है, जब आप जानते होंगे जब सन के बीच में क्या हो जाता है, मून आ जाता है, तो उसकी वजह से क्या हो जाती है, अर्थ की लाइट डिस्टर्ब हो जाती है, यानी कि प्रॉपर तरीके से अर्थ पर सन की लाइट नहीं आ पाती। तो ऐसे ही क्या हुआ है कि वहाँ से यूरोबिट्स गुजरा है, एस्ट्रॉइड्स गुजरा है एक सितारे के पास से, यानी कि एक स्टार के पास से, जिससे हुआ है वो थोड़ा सा ब्लिंक देखने को मिला है। इसको क्या बोलते हैं, इसको ही ऑक्यूलेटेशन बोलते हैं। देखते हैं आप एस्ट्रॉइड आपको स्पेस में ऐसे देखने को मिलेंगे। एक एस्टेरॉइड बेल्ट होती है, एस्टेरॉइड बेल्ट क्या होती है, मार्स और जुपिटर के बीच में जो बेल्ट होती है उसको क्या बोलते हैं, एस्टेरॉइड बेल्ट बोल सकते हैं। एस्टेरॉइड्स क्या होते हैं, एस्टेरॉइड आपको रॉकी ऑब्जेक्ट देखने को मिलेंगे जो सन के ऑर्बिट में आते हैं। ये क्या है, प्लैनेट से बहुत ज़्यादा छोटे हैं, इनको क्या बोलते हैं, माइनर प्लैनेट्स भी बोलते हैं। इनकी कैटेगरीज क्या है, मैन बेल्ट ऑफ एन एस्टेरॉइड, फर्स्ट दोज फाउंड इन अ मेन एस्टेरॉइड बेल्ट बिटवीन मार्स एंड जुपिटर, जैसे मैंने आपको बताया। देख सकते हैं आप ऐसे जुपिटर के इर्द गिर्द आपको एस्टेरॉइड देखने को मिलेंगे। ये क्या है, ये सब पत्थर है, रॉकी पार्टिकल्स है। लूसी मिशन क्या है, नासा का फर्स्ट मिशन है जो एक्सप्लोर करेगा जुपिटर के ट्रोजन एस्टेरॉइड्स को। ये सोलर पावर्ड मिशन है, यानी कि आप देख सकते हैं इस लूसी मिशन के अंदर क्या होंगी, ये आपको सोलर से एनर्जी देखने को मिलेगी। ये एस्टिमेटेड होगा कि 12 साल में क्या हो ये जाए। इसमें क्या होगा, ये 8 एस्टेरॉइड को विजिट करेगा, जिसमें क्या लगेगा, ये 6.3 बिलियन किलोमीटर डीप इन जाएगा। अंडरस्टैंडिंग ऑफ ए यंग सोलर सिस्टम। लूसी देख लेते हैं। लूसी आपको नाम कहाँ से लिया गया है, लूसी नाम लिया गया है लूसी होनिनियन फॉसिल से। आपको 1.6 मिलियन पुराना एक स्केलेटन देखने को मिलेगा, इसका नाम लूसी था, इससे ही लूसी मिशन का नाम लिया गया है। ट्रोजन एस्टेरॉइड्स क्या होते हैं, ट्रोजन एस्टेरॉइड होते हैं जो जुपिटर के इर्द गिर्द आपको रॉकी पार्टिकल देखने को मिलेंगे, उनको क्या बोलते हैं, ट्रोजन एस्टेरॉइड बोलते हैं। देख सकते हैं आप, ये क्या होगा, ये लूसी मिशन कोई ऐसी सैटेलाइट होगी जो क्या होगी, स्पेस में जाएगी। अब ट्रोजन क्या होता है देख लेते हैं। नासा की वेबसाइट है, नासा ने जैसे मैंने आपको बताया, ये क्या करेगा, ये कैसे घूमेगा ट्रोजन, ये कैसे घूमेगा एस्टेरॉइड जुपिटर के आसपास। ये देख सकते हैं आप, सन के अराउंड पहले घूमेगा, फिर क्या होगा, ये लेफ्ट साइड जाएगा और यहाँ पर आपको ट्रोजन जुपिटर के देखने को मिलेंगे, फिर यहाँ से वापस आएगा और फिर क्या होगा, ये इसको टाइम लगेगा, यहाँ तक 12 साल पहुँचने में इसको लगेगा। जुपिटर के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। आपको 5th लाइन में दिखेगा, सन की जुपिटर इज बाय फॉर द लार्जेस्ट डिस्टेंस है इसका सन से, मोर देन ट्वाइस एज मैसिव एज ऑल द अदर प्लैनेट्स कंबाइंड। जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस को और नेपच्यून को हम क्या बोलते हैं, जोवियंस और गैस जिएंट प्लैनेट्स भी बोलते हैं। ये एक थिक एटमॉस्फेयर है, मोस्ट ऑफ द हीलियम और हाइड्रोजन आपको इसके ऊपर देखने को मिलेगा। जुपिटर रोटेट करता है एवरी 10 आवर्स, अ जुलियन डेज को बोलते हैं जो ये रोटेट करता है, बट टेक्स 12 अर्थ ईयर्स, यानी कि 12 साल लेता है। जैसे अर्थ 365 दिन में घूमती है ना सन के अराउंड, तो ये 12 साल लेता है एक सन की ऑर्बिट को पूरा करने के लिए, जिसको हम जोवियन ईयर भी बोलते हैं। जुपिटर हैज़ मोर देन 75 मून है जुपिटर के पास, उससे ज़्यादा भी है। द मेजर मून्स ऑफ जुपिटर आर नेम्ड टू एन यूरोपियन, गैनीमेड एंड कैलिस्टो आपको देखने को मिलेंगे। तो गाइस वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और मैंने कुछ क्वेश्चन लगाए, इनका आंसर कमेंट में दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।